जब मैं 10th क्लास में था तो मैथ्स में पॉइंट पे पास हुआ था, 33 मार्क्स आए थे। अभी मेरे पास में 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड बनाया था 21 सेकंड में वो किया। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल। एक बच्चा बहुत फेमस हुआ था, हाँ, कौटिल्य। कौटिल्य वो आपका स्टूडेंट? मेरा ही स्टूडेंट है। 95 का स्क्वायर रूट 95, 9.746794348। एक दिन संडे था, मैंने कहा दबा के फोन चलाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैंने देखा 7 घंटे 7 घंटे मैं फोन पे अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। अब नहीं लगता, अब लगता है कि अब मर जाऊंगा। बाप रे भाई, क्या आप यकीन करोगे किसी एक जन के पास 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये बिना रुके 21 सेकंड के अंदर पीरियोडिक टेबल को सुना सकते हैं। 118 एलिमेंट सिर्फ 21 सेकंड के अंदर। और मैथ्स इनकी इतनी ज़्यादा फास्ट है कि कैलकुलेटर स्लो पड़ जाता है। मैं आपको बता दूं, आपने एक न्यूज़ में बच्चे का नाम सुना होगा, कौटिल्य, जो बहुत फेमस हुआ। तो मैथ्स के सवाल आप प्लस माइनस कुछ भी दे दो, कैलकुलेटर से भी फास्ट जवाब देता है। वो इन्हीं का स्टूडेंट था जिनको हमने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, जिनका नाम है हिम्मत भारद्वाज। इन्होंने वैदिक मैथ्स के बारे में बहुत तगड़ी बातें बताई हैं, और ये एक नॉर्मल इंसान के लिए, एक ह्यूमन के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत पावरफुल चीज हो सकती है। माइंड सेट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लाइफ में जो सोचते हो उसको हासिल कैसे कर सकते हो, जानेंगे हम इस पॉडकास्ट में। क्या किया था वैसे आपने अभी? मैं एक तो चैंटिंग करता हूँ, नम्य हो रहेंगे क्यों, नम्य हो रहेंगे, ये मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। इसने मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिए। मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन जब भी ये करता हूँ सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं मेरे लिए। ये क्या है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप इसको बता के? नम्य हो रहेंगे क्यों, ये एक बुद्धिज्म प्रैक्टिस है। अच्छा। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता, सिर्फ एक लाइन, एक चैंट करता हूँ, नम्य हो रहेंगे क्यों, नम्य हो रहेंगे क्यों। इसका मतलब है कि आप सबके लिए प्रे कर रहे हो कि सब अच्छे रहें, सब खुश रहें, सबके लिए प्रे कर रहे हो। दूसरा, मैं लॉर्ड जीसस को मानता हूँ। लॉर्ड जीसस, मैं हूँ भारद्वाज, ब्राह्मण हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं मतलब कभी से उनको मानता हूँ। तो एक बार मैं अगर उनको विजुअलाइज कर लेता हूँ तो फिर सब ठीक हो जाता है। और मैं बाबा हनुमान को, राम और बाबा हनुमान को ध्यान करता हूँ, और अपने पेरेंट्स को ध्यान करता हूँ, फिर मैं हर चीज़ शुरू करता हूँ, चाहे मैं स्कूल में जाता हूँ, चाहे मैं कुछ भी करता हूँ। सबसे पहले तो जैसे आपने ये चीज़ करी, प्रेयर करी स्टार्ट करने से पहले, अच्छा लगता है मुझे कि एक अभी आर्य सर आए तो उन्होंने भी किया था सेम चीज़। तो मैं पूछता हूँ क्यूरियोसिटी से तो कि क्या है, क्या रीज़न है, क्या चीज़ है। बट मैं आपसे अभी फ़िलहाल जानना चाहता हूँ, आप कैसे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मुझे रिसेंटली पता लगा कि आपने स्कूल स्टार्ट किया है, तो उसमें मज़ा आ रहा है ऑफलाइन में आपको? बिल्कुल मज़ा आ रहा है, और हम बच्चों की काफ़ी हेल्प कर पा रहे हैं। जिन बच्चों को प्रेशर फील होता था, जिन बच्चों को कैलकुलेशन से डर लगता था, मैथ से डर लगता था, जिनको बच्चों को चीज़ें याद नहीं होती थी, तो जैसे ही बच्चे वैदिक मैथ्स वगैरह सीखते हैं, मेमोरी की टेक्निक सीखते हैं, और जब उन बच्चों के चेहरे पे वो मुस्कान देखते हैं कि सर हमारा हो गया, हमारा हो गया, और घर पे जाके भी वो मतलब हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, इतने सालों की जो मेहनत थी वो काम कर रही है। वैदिक मैथ्स मैंने सुना था, वैदिक मैंने नहीं सुना था। रिसर्च करी मैंने, फिर जाके मुझे पता लगा कि यार वैदिक मैथ्स होता है। एंड सही बताऊँ तो मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कूल में मुझे पसंद नहीं था, और मेरा मैथ्स करने का मन नहीं करता था, शायद मेरे नंबर नहीं आते थे उसमें, और मुझे कैलकुलेशन कभी पसंद नहीं थी। सो मैं जानना चाहता हूँ आपका ये मैथ्स में इंटरेस्ट कहाँ से है? मुझे लगता है कि क्या तुम लोगों का इंटरेस्ट है, जय मैथ्स में इंटरेस्ट है? नहीं है, तुम्हारा है? लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता यूजुअली, जो मैं देखता हूँ, लेकिन आपका इंटरेस्ट कैसा है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है इसमें। भाई मैथ्स में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं अगर सच बात बोलूँ तो मैथ्स मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। जब मैं 10th क्लास में था तो मैथ्स में पॉइंट पे पास हुआ था, 33 मार्क्स आए थे। अगर मेरे 32 आ जाते तो मैं फेल हो जाता। तो ये मेरी वीकनेस थी, लेकिन लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है सालावास। मेरे दादाजी, पापा, चाचा सब आर्मी से रिटायर हैं। 11th क्लास तक मैं गांव में पढ़ता था। तो गांव का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अच्छे बच्चों में, मतलब जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों उनमें नहीं बैठता था।
तो पढ़ाई में मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, हर साल स्कूल बदलना होता था, इस वजह से मेरा जो मैथ्स या मेमोरी या हर चीज़ मेरी वीक होती चली गई। तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए बाकी बच्चों को देखकर। जो मेरे सर्कल था एक, उसमें कोई बच्चा आरा मशीन पे काम करता था, कोई न्यूज़पेपर में काम करता था, तो मैंने अपने पापा से बात की कि पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट है नहीं, मैं भी ये काम करना शुरू कर देता हूँ। पापा ने रोका कि बेटा गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है और बाद में पछताएगा। तो उस समय पापा की बात समझ में नहीं आई और मैंने वो छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। घर घर जाके न्यूज़पेपर डालता था और छोटे जो जैसे आरा मशीन है वहाँ पे काम करता था। तो कहते हैं ना लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। तो एक दिन मैं कोसली, एक एरिया है हमारे पास में, एक सिटी है, वहाँ पे साइकिल होती थी, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स होते थे, मैं उनको लेके खड़ा हुआ था। वहाँ से एक पड़ोसी गुजरा, वो हंसता हुआ गुजरा और वो सीधा घर आया और घर आने के बाद उसने पापा को काफ़ी उल्टा सीधा बोला कि आपका बेटा नालायक है, आपका बेटा लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, एक ख़ानदान का नाम डुबोएगा। वो चला गया और पापा बैठे थे, तो पापा इमोशनल हो गए उस चीज़ को देखकर। मैं खुद भी मतलब जब भी मैं याद करता हूँ, आज पापा दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी याद करता हूँ तो मुझे खुद भी, मैं आज भी उस चीज़ को फील कर पाता हूँ। पापा इमोशनल हो गए और कुछ नहीं बोले। तो जब मैंने उनको उस सिचुएशन में देखा तो मैं देख नहीं पाया और मैंने वहीं से सोच लिया था कि अब ये जितने भी छोटे काम हैं ये मैं बंद कर दूंगा, ये काम मुझे नहीं करने और मुझे पढ़ना है। तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे इस गांव से निकाल दो, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। तो पापा बोले कहाँ पढ़ोगे? तो उस समय जो आज भी है एक जगह है महेंद्रगढ़, काफ़ी फेमस है, बड़े बड़े स्कूल्स है, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स है और बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे रैंक लेके आते हैं। तो मैंने रिसर्च कर लिया था कि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ भेज दो। तो पापा मना कर रहे थे, बोले, और मेरी जिद क्या कि वो माने नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अगर आपको पढ़ना है तो आप जाओ। मैंने बैग पैक किया और मैं महेंद्रगढ़ पहुँच गया एक बहुत बड़े स्कूल में, इस आशा से कि ठीक है गांव में जैसा था, अब से नई लाइफ शुरू करनी है और यहाँ पे जम के पढ़ना, खूब पढ़ना है। पढ़ना शुरू किया तो वहाँ का जो माहौल था वो मुझे रास नहीं आया। मुझे लगा था कि वहाँ के टीचर्स मेरी हेल्प करेंगे, पता नहीं क्या हुआ उस टाइम, मुझे लगता है आज ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन उस समय हुआ कि 2-3 टीचर ऐसे थे जो मेरे पीछे पड़ गए। हर दिन उनको मुझे पनिश करना होता था, हर दिन मुझे उनको ताने मारने होते, कुछ ना कुछ कहना होता था। इसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट रहने लगा, परेशान रहने लगा कि मैं क्या सोच के गांव से यहाँ पे आया था और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं धीरे धीरे स्कूल से कटने लगा और अब ये बात मैं घर पे नहीं बता सकता था, पापा को नहीं बता सकता था, बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा था, इतना पैसा लगाया था, उनका ब्योंत था नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उन्होंने वो चीज़ें की। घर पे कुछ नहीं बताता था, अपने अंदर ही अंदर रहता था और वहाँ मैं स्कूल से कटने लगा और स्कूल जाना मैंने बंद कर दिया, बंक करने लग गया कि स्कूल नहीं जाना, ये लोग परेशान करेंगे, ये लोग फिर से मुझे परेशान करेंगे। धीरे धीरे वो एग्ज़ाम टाइम आया और मैं लगातार सोचता रहता था मैं क्या सोच के आया था, मुझे तो टॉप करना था, मुझे तो बोर्ड को टॉप करना था और आज मैं इतना भी नहीं कर पाऊँगा कि मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँ। फाइनली मैंने एक डिसीज़न लिया, बहुत बड़ा डिसीज़न था उस टाइम, और वो जो डिसीजन था वो उस टाइम तो बहुत बुरा था, लेकिन आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, क्योंकि मैं अगर एग्ज़ाम दूंगा मेरे मार्क्स नहीं आएंगे और मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो उस टाइम पे 12th के मार्क्स की काफ़ी वैल्यू होती थी। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर आपके 12th में मार्क्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये था कि अब अगर मैं इस सिचुएशन में एग्ज़ाम में बैठता हूँ तो मैं कम मार्क्स से पास होऊंगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने डिसीजन ले लिया मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। और सब ने, मेरे रिलेशन में जितने भी हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी, मेरे गांव ने, सब ने एक लेवल लगा दिया फेलियर का कि ये फेल हो गया। मैंने पापा को बोला कि मैं फेल नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं फेल नहीं हूँ। तो पापा को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा थोड़ी ना था, अगर कुछ भी बात थी तो हमें बताता, ऐसा कुछ भी हुआ था तो वो हमें क्यों नहीं बताया। तो मतलब पापा का ट्रस्ट मेरे ऊपर से टूट चुका था। उस समय ट्रस्ट सिर्फ एक ही का था, वो था मेरी माँ का। तो माँ को मैंने बताता था कि भाई ऐसे ऐसी बात हुई है। तो मामा बोली कि ठीक है बेटा एक बार और ट्राई कर। लेकिन गांव में ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि पापा जैसे ही घर से बाहर निकलते थे कोई ना कोई ताना मारता था, बेटा तो IAS बनने गया, बेटा तो बहुत बड़े सपने लेके गया,
कि बेटा ये करेगा, क्योंकि पीछे से पापा कहते थे कि अब वो पढ़ के आएगा, अब वो देखना कुछ करके आएगा। ऐसा कुछ मैंने किया नहीं। तो पापा ने कुछ दिनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हम गाँव छोड़ रहे हैं। मैंने पापा से पूछा क्यों? बोला तेरे लिए, तेरे लिए मैं अपना गांव छोड़ रहा हूँ, मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी ज़मीन छोड़ रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। सबको लेकर हम गुड़गांव शिफ्ट हो गए। वो जो डिसीजन था वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन साबित हुआ, क्योंकि एक इंसान ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और मुझे पता था कि मेरी गलती वहाँ पे नहीं थी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मुझे एक बार और मौका चाहिए, मैं एक बार फिर दोबारा से करना चाहता हूँ। पापा नहीं मान रहे थे, बोला नहीं, इसको जो काम करना, छोटा मोटा जो भी करना है इसको करने दो। मैंने फिर से चांस लिया, फिर से, क्योंकि मैं रेगुलर में 1 साल मेरा ख़राब हो चुका था, तो अब मैं रेगुलर नहीं बैठ सकता था किसी भी स्कूल में, तो मुझे ओपन से एग्ज़ाम देना था। NIOS चलता है, उस टाइम पे चलता था नेशनल ओपन। तो मैंने ओपन के फॉर्म फिल कर दिए। वो जो एजेंसी थी जिन्होंने मेरे फॉर्म फिल कराए, तो मैंने पूरे साल अब की बार इतनी ज़बरदस्त तैयारी की थी, सारी बुक्स मतलब चार्ट डाली थी, हर चीज़ एक एक शब्द मुझे याद था। एग्ज़ाम आए तो उन्होंने मेरे साथ चीट कर दिया। जिस दिन मैं एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहा हूँ, वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में उनका मैनेजमेंट का एक बंदा एंटर करता है और वो एक पेज पे कुछ रोल नंबर पढ़ता है कि इस पेज पे जितने रोल नंबर है ये तो यहाँ पे बैठेंगे और जिसका रोल नंबर नहीं है वो बाहर आ जाए क्लास से। मेरा रोल नंबर नहीं था, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद में मैंने बोला क्या? बोला आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब वो पूरा जो एसोसिएशन जाग गया कि उस समय जब 1 साल ख़राब हुआ था तब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो अब तो दूसरा साल ख़राब हो रहा। अब की बार तो मेहनत की है और अब की बार तो और लेवल लगा देंगे और पता नहीं पापा का क्या हाल होगा। तो खूब रोया भाई, इतना ज़्यादा कि अब की बार तो मेहनत की है, ज़बरदस्त मेहनत है और टॉप भी कर सकता हूँ। अब की बार ऐसा किया हूँ। तो जैसे तैसे करके घर पहुँचा, पापा को बताया। पापा का जो ट्रस्ट टूटा था वो और ज़्यादा टूट गया। वो बिल्कुल मेरे से अलग हो गए कि नहीं यार, इससे तो बात ही नहीं करनी। फिर वही माँ से बात बताई, अब की बार भी गलती नहीं है तो मैं एक मौका और दे दो। तो बोली कैसे कैसे भाई, अब क्या करें। तो एक पुराना स्कूल है गांव में, मेरे गांव में ही, जहाँ पे मैंने 8th पास की थी। तो मैं उनके प्रिंसिपल सर से हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि सर मुझे एक मौका दे दो, मैं 12th करना चाहता हूँ। उन्होंने पहले तो खूब सुनाया मुझे, बोला हमारे स्कूल का नाम डुबोएगा, ये करेगा वो करेगा, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। और उन्होंने मौका दे दिया। उन्होंने मौका दे दिया कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम आपका एक फॉर्म ओपन से लगाएंगे, एक फॉर्म रेगुलर लगाएंगे, कि कैसे भी करके आपको देख लेना किस में क्या निकलोगे। मैंने ओपन की तैयारी ही नहीं की, मैंने अब की बार रेगुलर की तैयारी की और अब की बार 12th क्लास को ही टॉप किया। 12th क्लास को तीसरी बार में टॉप किया, क्योंकि मैं जानता था पहली बार भी मैं फेलियर नहीं था, दूसरी बार भी मैं फेलियर नहीं था। ठीक है, सिचुएशंस जो क्रिएट हुई जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, तीसरी बार मैंने वो टॉप कर दिया था। तो टॉप करने के बाद जब मैं पापा से मिला कि अब की बार टॉप है, तो 2 साल के बाद अब पहली बार उन्होंने वो गर्दन जब मतलब उठा के चले थे, तो वो दिन आज भी याद है कि हाँ, अब इस गर्दन को ज़िंदगी में कभी भी झुकने नहीं दूंगा किसी भी हाल में। मेरा पहला स्टेप था कि ठीक है, मैंने 12th में अच्छे मार्क्स ले लिए, अब मैं सबसे अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, मैं ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं जाऊंगा। तो गुड़गांव में ही एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 गुड़गांव। तो मैंने उस पर काफ़ी रिसर्च किया। नया कॉलेज बना था, लेकिन मुझे ये पता था कि वहाँ जितने भी प्रोफेसर हैं वो सारे पुराने हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं। तो मैं वहाँ पे मैंने एडमिशन किया, एनरोल किया और पहले ही दिन से उनके पैर छूना शुरू कर दिया, ताकि वो लोग मुझे जानने लग जाए। कैसे भी करके प्रोफेसर्स के डायरेक्ट कनेक्शन में मैं आ जाऊं और उनको मैं अपनी प्रॉब्लम बता पाऊं कि मेरा सपना बड़ा, मुझे आगे बढ़ना। तो कॉलेज में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करता था, कोई भी बच्चा नहीं करता था। इवन बच्चे तो करते थे प्रोफेसर से कैंटीन्स वगैरह में। मैं प्रोफेसर्स के पास बैठता था, अगर उनको चाय भी मंगानी है तो मैं लेके आता था उनके लिए कि सर आप है ना, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, मैं आपके साथ में बैठता हूँ, आप मुझे बताओ कोई भी काम है मुझे बताओ, मैं करता हूँ आपके लिए। प्रोफेसर्स कहते बेटा आप तो अब हमारे स्टूडेंट हो। मैं सर मुझे आपके जैसा बनना है, आपकी तरह बनना है। तो वो धीरे धीरे मेरे अटैच में आने लगे। तो कॉलेज में क्या होता है भाई, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं।
तो यूथ फेस्टिवल शुरू होने वाले थे, तो मुझे लगा कि ये एक मौका है, अवसर है, मुझे इसको जाने नहीं देना चाहिए। और यहाँ से जो मेरा नाम खराब हुआ है उस नाम को मुझे धीरे धीरे अब अप करना है, क्योंकि 12वीं में टॉप करने के बाद भी जो फेलियर का टैग था ना, वो टैग इतना मजबूत था, वो टैग नहीं हट रहा था। मैं सबसे कह रहा था मैंने टॉप किया, लेकिन उसको कोई मान ही नहीं रहा था। वो सब 2 साल याद दिलाते थे कि 2 साल फेल है। तो मैं ये मौका यहाँ से कुछ करते हैं, तो शुरू किया मैंने। यूथ फेस्टिवल में सबसे पहले एक पोइम का इवेंट था कि मुझे पोइम बोलनी है, लेकिन जिस तरीके की टोन चाहिए, जिस तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए, वो मेरी पोइम के अकॉर्डिंग नहीं थी। मुझे मना कर दिया। मैं सिंगिंग नहीं कर सकता था, मैं डांस नहीं कर सकता था, मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता था। तो मैं थोड़ा सा उदास होकर बैठ गया। तो एक हमारी प्रोफेसर है मैडम निर्मल उदासी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संस्कृत में होती थी उस टाइम पे, अब रिटायर हो चुकी हैं। तो एक दिन उदास में बैठा था, तो वो जैसे विजिट कर रहे हैं ना कॉलेज में, तो विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बैठा देखा, बोला बेटा क्या बात है। तो मैं उनके पास आता जाता रहता था। मैम मुझे कोई इवेंट ही नहीं दे रहा, मुझे यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, कोई मुझे इस लायक नहीं समझता कि मैं यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूँ। तो मैम बोली बेटा एक इवेंट है, टफ है काफ़ी, कर पाओगे? और कौन सा इवेंट है? बोला संस्कृत डिक्लेमेशन, संस्कृत में भाषण देना है। तो कर लूँगा मैम, कर लूँगा। तो मैम ने मुझे मौका दिया, और वो मैम इतनी अच्छी थी कि वो मुझे घर बुलाती थी हर तरीके से। वो मतलब मेरी इतनी उन्होंने प्रैक्टिस कराई कि बेटा हमें इसको जीतना है, क्योंकि मैम कभी हारती नहीं थी। वो जब भी जिसको भी वो इवेंट देती थी, वो हमेशा मतलब बच्चा जीतता था। पहली बार उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया था, क्योंकि वो हमेशा ऐसे बच्चों को वो इवेंट देती थी जो बच्चा पहले से जीतता आया है। पहली बार ऐसे बच्चे को दे रही थी जिसका पहले कभी एक्सपीरियंस है ही नहीं। मैंने जान लगा दी भाई उस डिक्लेमेशन को। मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ। कोई दीवार ऐसी नहीं थी जिसको मैंने वो नहीं सुनाया हो। मैं दिन में रात में प्रैक्टिस करता रहता था। वो डिक्लेमेशन छप चुका था मेरे दिमाग में कि अब अगर मैं स्टेज पे खड़ा हूँगा और मैं अगर आँख भी बंद होगी तो भी वो डिक्लेमेशन जरूर निकलेगा, चाहे मेरे पैर कांपें, चाहे मेरी जबान लड़खड़ाए, वो डिक्लेमेशन जरूर निकलेगा। और मैं डिक्लेमेशन किया, और पहले ही डिक्लेमेशन में मैं सेकंड प्राइज़ मुझे मिला। कॉलेज में एक पॉलिटिक्स चलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ पे, जो खासकर यूथ फेस्टिवल वगैरह में था हमारा फर्स्ट, लेकिन हमें सेकंड कर दिया गया। तो वो जब मौका सेकंड में आया, तो उसके बाद जितने भी कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, एकदम से अट्रैक्शन आ गया कि संस्कृत का डिक्लेमेशन पहली बार में ही नए बच्चे ने जीत दिया, तो ये कुछ भी कर लेगा। तो उसके बाद जितने भी इवेंट्स थे मुझे मिलने लगे। तो BA सेकेंड ईयर में ही मैं रोल ऑफ ऑनर अवार्ड मुझे मिल गया था। मतलब जो कॉलेज का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। कॉलेज का ऐसा कोई भी इवेंट नहीं था, मतलब जब भी कोई इवेंट आता था अब लोग मुझे ही भेजते थे, चाहे कैसा भी इवेंट है, हिम्मत जाएगा और ये जीत के आएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं हमेशा रहता था। तो जब रोल ऑफ ऑनर अवार्ड में मिले BA सेकेंड ईयर में, तो पापा को बुलाया गया, वहाँ फैमिली को बुलाते हैं, ठीक है। तो सभी प्रोफेसर्स ने पापा को बहुत तारीफ की। तो वहाँ से दोबारा से पापा को ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये सही ट्रैक पे है। और उस दिन से पापा ने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। तो रोल ऑफ ऑनर अवार्ड मैंने जीत लिया था भाई। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे IAS के बारे में पता चला, UPSC के बारे में, कि भाई ठीक है IAS वगैरह करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप से मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। रिलेट क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। जब आप बचपन में थे, आप पापा के बारे में बात कर रहे थे, अपनी आपकी आंखों में आंसू थे, इसका मतलब आप अपने पापा को बहुत ही ज़्यादा मानते हो और उनको इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ भी करोगे। आपकी ये चीज़ है। हम दोनों काफ़ी सिमिलर भी हैं और काफ़ी अलग भी हैं। थर्ड क्लास में मेरे कम नंबर आए थे, ग्रेस मार्क्स से पास हुआ था। पास भी नहीं हुआ था, पास हो गया था ग्रेस मार्क्स से। एंड मेरे पापा ने बोला इसको क्लास रिपीट कराओ। अच्छा, थर्ड क्लास की बात है, मुझे ध्यान है। और मैं स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि बच्चे मुझे बोलते थे ये तो साला फेलियर है, फेलियर है, फेलियर है, फेलियर। मैं लंच में जा रहा हूँ, फेलियर है। मैं कहीं जा रहा हूँ, अरे फेलियर है। ये जो फेलियर वाला था ना, टैग लग गया था, दिमाग खराब हो गया था उस चीज़ से। और जब मैं वो चीज़, सेम चीज़ आप बहुत मेहनती हो, इतना मुझे पता लग गया कि आप बहुत मेहनत करने वाले हो। बचपन में क्या चीज़ आपके साथ थी कि आप बहुत मेहनत करते थे, लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता था। सेम चीज़ मेरे साथ थी। मैंने जो भी सारी चीज़ें करी है बहुत सीरियसली करी है, रिजल्ट नहीं मिला। तो वो फेलियर बुलाता था ना, दिमाग खराब हो जाता था। और ये चीज़ मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ। आपने बहुत मेहनत करी,
आप बहुत सीरियस थे सारी चीज़ों को लेके, आप, मुझे पता था आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करी, जैसे न्यूज़पेपर आपने बेचने की कोशिश करी, तो आप उसमें भी सीरियस थे। सीरियस था, बिल्कुल सीरियस था, लेकिन वो रिजल्ट आपको नहीं मिला। आप एक शुरू से सीरियस बच्चे रहे हो ना, और बहुत दर्द में भी रहे हो। सच बात है, बिल्कुल सच बात है। आपने अपने फादर को इम्प्रेस करने के लिए सारी चीजें करी आज तक लाइफ में, और अब भी वही कर रहा हूँ। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तब भी मुझे ये लगता है कि वो मेरे साथ हैं, और जो काम कर रहा हूँ और जब तक करूँगा वो मैं अपने फादर के लिए कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, आपकी इक्वेशन आपके फादर के साथ सही नहीं होगी स्टार्टिंग में, बाद में जाके मे बी माइट भी सही होगी जब आपने उनको इम्प्रेस कर लिया, वो सारी चीज़ें। रोल ऑफ ऑनर अवार्ड के बाद में सब कुछ ठीक हो गया था, उससे पहले तो वो ट्रस्ट नहीं करते थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लाइफ में कौन बड़ा कर पाता है, जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना चाहता है, या जो बिल्कुल नहीं सुनते अपने माँ बाप की। आप सुनते हो, मैं नहीं सुनता हूँ, ये फर्क है हमारे अंदर। अच्छा। आपने अपने माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें करी और वो बहुत बढ़िया हो गई, और आज तक भी आप वही चीज़ कर रहे हो। मैंने वो चीज़ करी जो मुझे करना था, मुझे क्रिकेटर बनना था, मैंने क्रिकेट करी, मैंने मॉडलिंग एक्टिंग करी, जहाँ मुझे जो चीज़ करनी थी मैंने वो चीज़ करी। और मैं आपसे रिलेट क्यों कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ में हमारा फ़र्क है। मैंने भी वो चीज़ बहुत सीरियसली करी, आपने भी बहुत सीरियसली करी। आप बात मानते थे, मैं बात नहीं मानता था, बस ये फ़र्क है हमारे अंदर। और मैं नहीं मानता कुछ भी फ़र्क है। आप बहुत मेहनती थे, आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, मुझे ये भी पता है। अब भी करता हूँ, सुबह 3 बजे उठ के प्रैक्टिस करता हूँ। और ये बात मेरी टीम भी जानती है, कि सब जानते हैं, मतलब जो भी मेरे से कनेक्टेड है, कि मैं बहुत लक के काम करने वाला हूँ। आप महान बन सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ, बस। सही बोल रहा हूँ? एक कोट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो नहीं होता। मैं अपनी टीम में बोलता हूँ, मैं खुद को भी बार बार रिपीट करता हूँ, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ब्रैडली ऐसे बोलता था। भाई, ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह बनाए, तो जब भी हम रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हैं ना, तो ये रिकॉर्ड्स के जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, ये हमें सेकंड के 100वें हिस्से से बाहर कर देते हैं। खासकर जब आपके पास जेब में पैसा नहीं है, जब आप अपने लेवल पे अपना लक आजमा रहे हैं, चाहे आपने कितनी भी मेहनत करते हो, ये आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर प्रैक्टिस में 1% भी कमी है ना, तो मतलब आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने कम से कम 10-10 हज़ार बार उस टॉपिक पे प्रैक्टिस की। केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड बनाया था 21 सेकंड में वो किया, तो कम से कम 10 से 20 हज़ार बार मैंने उसकी प्रैक्टिस की होगी, और आज भी करता हूँ। कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके पास अभी तक? अभी मेरे पास में 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन जो 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो सारे के सारे यूनिक नहीं है। मैं एक रिकॉर्ड को तब तक तोड़ता चला जाता हूँ जब तक मुझे ये लगता है कि बस इसके बाद नहीं हो पाएगा, इसके बाद नहीं। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल का जो मेरा पहला रिकॉर्ड बना था, वो बना था 50 सेकंड में। मुझे लगा मैं तोड़ सकता हूँ, 45 पे आया। लगा तोड़ सकता हूँ, 35 पे आया। लगा तोड़ सकता हूँ, 26 पे आया। लगा तोड़ सकता हूँ, 21 पे आया। अब नहीं लगता, अब लगता है कि अब मर जाऊंगा, अब नस फट जाएगी, अब छोड़ दो। 21 सेकंड में 118 एलिमेंट्स। हाँ, सांस लेते थे बीच में? उस टाइम नहीं लेता था जब रिकॉर्ड बनाता था। 21 सेकंड में यूट्यूब पे वो वीडियो भी है, वो 21 सेकंड का तो नहीं है, वो 33 सेकंड का है। तो वो क्या होता है, जो रिकॉर्ड के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके पास में वो डिवाइसेस होते हैं, मतलब काफ़ी एडवांस डिवाइसेस होते हैं, जो आपने बोला है उसको स्लो मोशन में चेक करने के लिए। साथ में इनके जो एक्सपर्ट होते हैं, उनका डेली का काम यही है इस स्पीड से वो चीज़ें मेजर करने का। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड से भी वो आपको ये बता देंगे कि आपने सही बोला है या गलत बोला। आप मतलब बेवकूफ़ नहीं बना सकते उनको 1% पे। एक चीज़ मुझे जाननी है, अब तो वो प्रैक्टिस नहीं रही होगी जो 21 सेकंड वाली है, डेफिनेटली। हाँ, है ना? ये तो सच बात है। एलिमेंट सारे याद हैं अभी भी आपको? हाँ, मुझे याद है। कितने सेकंड में कर सकते हो आप? करने को तो मैं शायद 35 सेकंड में कर दूंगा। कर दोगे? स्टॉप वॉच लाना करे कर सकते हैं? ट्राई करते हैं एक बार। चलो ठीक है, देखा जाएगा कितने सेकंड में हो रहा है। मेन चीज़ है कि आपको याद है। मुझे तो याद भी नहीं है। मुझे तो 35 सेकंड में स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टॉप वॉच चलाता हूँ। 3, 2, 1 स्टार्ट।
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टोन, रोडियम, स्ट्रोंजियम, एटीपीएम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेलियम, आयोडीन, सीजियम, बेरियम, लैथम, सीरियम, प्राजिडाइम, नियोडाइम, प्रोमथियम, समेरियम, यूरोपियम, गोल्ड, टर्बियम, डिस्पर्सियम, होलोनियम, एर्बियम, थोरियम, नेटियम, लुटेशियम, हाफनियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑक्सीनियम, ईडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, थैलियम, लेड, बिस्मुथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडियम, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीन, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेल, नार्सर, रदरफोर्ड, ट्यूबनियम, सिबोर्जियम, बोरियम, आसियम, मेटेनियम, टंगस्टन, ब्रोंजियम, कोपरनिशियम, अनंटियम, अनकैडियम, पेंटियम, हेक्सम, स्पेक्ट्रम, ऑक्टेव। 36 सेकंड 36 सेकंड जो आपने बोला। वैसे इससे ज़्यादा स्पीड से भी कर सकता था मैं, मतलब अभी मुझे लगता है कि मैं 28 सेकंड में भी कर दूंगा, लेकिन फिर वो ऑडियंस जो है ना भाई, वो रिलेट नहीं कर पाएगी। अभी जिस स्पीड से मैंने बोला है, अगर कोई चेक करना चाहे, आप गूगल से केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की लिस्ट निकालें तो वो इस चीज़ को यूट्यूब पे चेक कर सकता है कि क्या मैंने सही बोला है या मैंने गलत बोला। तो मैंने उस स्पीड वीडियो को भी आप स्लो मो में देख सकते हो कि सही बोला है कि नहीं बोला, है ना। ये कमाल की बात है यार, तगड़ी है। और अच्छी बात बताऊं मैं आपको, मैंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी। क्या बात कर रहे हो? केमिस्ट्री का मैंने कभी भी केमिस्ट्री का मुझे सीवी नहीं पता, मैं आर्ट्स टीम का बच्चा रहा हूँ। तो ये कैसे याद करा फिर आपने? जब मेमोरी की दुनिया में मैं था, मेमोरी की टेक्निक्स पे प्रैक्टिस कर रहा था, तो जब नए नए मीडिया में मुझे पब्लिश करना शुरू किया था, तो एक जैसे मीडिया जो पर्सन होते हैं ना, वो बाल की खाल खींचते हैं भाई। वो मतलब वो आपको ऐसे ऐसे टास्क दे के चेक करते कि आप मतलब कुछ चीट तो नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नंबर्स वगैरह याद कर लेते हो, पाई की वैल्यू, आपने पाई की वैल्यू मैंने 33,000 दशमलव स्थानों तक याद की हुई है। 1 घंटे में मैं 60 मोबाइल नंबर 600 डिजिट्स याद कर देता हूँ, उनको फॉरवर्ड रिवर्स कर देता हूँ। तो बोले डिजिट्स के साथ ही खेलते रहते हो, नंबर्स के साथ खेलते रहते हो। हम आपको टॉपिक देते हैं, ऐसा टॉपिक जो आपने कभी किया ही नहीं, क्या उस टॉपिक को कर सकते हो? मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, बस सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, क्योंकि मुझे ये तो समझना पड़ेगा ना कि केमिस्ट्री की एलिमेंट्स हैं क्या। तो मैं एक केमिस्ट्री के टीचर के पास गया कि मुझे एक बार समझाओ कि एलिमेंट्स है क्या, इनको बोलते कैसे। तो उन्होंने मुझे पूरा समझाया। उसके बाद याद करना मुझे कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि मैंने वो ब्रेन के वो प्रिंसिपल्स मुझे पता था कि ब्रेन इस चीज़ को याद कैसे कर लेगा। तो मैंने उसको याद करके फिर मीडिया के सामने मैंने दिखाया। फिर मुझे लगा कि जब मैंने ये चीज़ कर ही दी है तो क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड्स तक लेके जाऊँ। तो फिर मैंने उस पर लगातार प्रैक्टिस करनी शुरू की। और मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए तभी जाता हूँ जब मैं उस चीज़ पे 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और मैं अपना मेजर 10,000 बार उस टॉपिक पे 10,000 बार। ब्रूस ली कहते हैं ना कि मतलब अगर आपको मतलब कितने भी मूव्स आते हो, कितनी भी तरीके की किक मारनी आती हो, और आपने उसकी सिर्फ एक बार प्रैक्टिस किया, तो मैं आपसे नहीं डरूंगा। लेकिन आपको एक ट्रिक आती है, आपको एक टेक्निक आती है, आपको एक किक मारनी आती है, और उस पर आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, तो फिर मुझे मतलब ऐसे बंदे से डर लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, इस तरीके से चीज़ें होती चली गई। अमेजिंग। एक होता है मैथ्स, एक होता है वैदिक मैथ्स। हाँ। क्या फ़र्क है इनमें भाई? वैदिक मैथ्स में मैं आपको बताऊं, देखो इसके नाम के आगे लिखा वैदिक, तो यहीं से आप रिलेट कर लोगे कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारी बहुत पुरानी है, जो हमारी विरासत है। ठीक है, तो ये जो मैथ्स है ये हमारे वेदों से आया हुआ मैथ्स है। पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो उनके शिष्य होते थे, वो कैलकुलेशन माइंड से करते थे। बाद में ये जो अंग्रेज़ों वाला सिस्टम आया, लॉर्ड मैकाले वाला एजुकेशन सिस्टम आया, तो इन्होंने सारा का सारा सिस्टम चेंज करके रख दिया। पहले कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि बच्चों को, उनके गुरुओं को वैदिक मैथ्स आता था। तो जो वैदिक मैथ्स है ये वेदों से आया। 4 वेद है हमारे, उसमें से जो अथर्व वेद है वहाँ से वैदिक मैथ आया। तो अभी जो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी हैं, तो वो वेदों को पढ़ते रहते थे। तो उन्होंने ये देख लिया कि पुराने टाइम में तो उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती थी, लेकिन आज के बच्चों को कौन बताएगा ये चीज़ें। तो उन्होंने अथर्ववेद से वो 16 सूत्र निकाले जो कि संस्कृत भाषा में थे। उन्होंने उन सूत्रों को निकाला और अपनी एक बुक तैयार की वैदिक मैथ्स के नाम से। वैदिक मैथ्स भाई भारती कृष्ण तीर्थ महाराज। उस बुक को मैंने मतलब कम से कम 100 बार पढ़ा होगा, क्योंकि 1, 2, 5 बार पढ़ने से वो समझ में ही नहीं आती। वो बुक ऐसी है भाई। अब जैसे आप मुझसे पूछे ना वैदिक मैथ्स कहाँ से पढ़ा, मैंने वहाँ से सीखा, लेकिन वो बुक समझ नहीं आती। वो बुक जब से 4-5 बार नहीं पढ़ लोगे तब तक वो कुछ समझ में ही नहीं आएगी। उसकी लैंग्वेज ऐसी है। लिखा किसने था उसे? क्या भाई? उस किताब को किसने लिखा था? उसको लिखा भारती कृष्ण तीर्थ महाराज। भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने, जो ये मतलब स्कॉलर थे, वो वेदों वगैरह को पढ़ते रहते थे। तो उन्होंने अथर्ववेद को पढ़ा, उसमें से वो सूत्र निकाले और वो अपनी एक बुक तैयार कर दी आज की जनरेशन को देखते हुए। अच्छा, अथर्ववेद क्या है पर्टिकुलरली?
भाई जैसे वेद जो होते हैं ना, वेद में पूरा का अथर्ववेद में मैथमेटिक्स के बारे में, जैसे जो भी मैथ्स वगैरह है या जितने भी जो साइंस वगैरह है, उन सब की डीप नॉलेज अथर्ववेद में है। इसकी कोई किताब है अथर्ववेद? ये नाम ही अथर्ववेद, मतलब वेद आते हैं, चाहे आप सामवेद ले लो, चाहे आप यजुर्वेद ले लो, चाहे आप अथर्ववेद ले लो। लेकिन कहते हैं ना कि अब वो बिल्कुल सही या सटीक होना, आजकल तो हर चीज़ की कॉपी हो गई है। अब जो हमें मिलेगा पता नहीं वो सही भी मिलेगा या गलत मिलेगा। ठीक है, तो अगर वैदिक मैथ्स ही पढ़ना है और सच में जेन्युइन उसको बिल्कुल डेप्थ में जाके सीखना है, तो भारती कृष्ण तीर्थ महाराज जी की वो बुक पढ़ ले, या उसको बिल्कुल आसान भाषा में सीखना है तो अभी कुछ समय में मेरी किताब आ जाएगी। मैंने उस बुक को सबके लिए आसान भाषा में तैयार कर दिया है, अभी पब्लिश नहीं हुई, कुछ टाइम के बाद पब्लिश हो जाएगी। आजकल के बच्चों का मैथ्स उतना परफेक्ट नहीं हो भी है भाई, डर, मतलब जैसे भूत से लोगों को डर लगता है ना, इस मैथ्स की कैलकुलेशन की वजह से कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि जितने भी बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहाँ मेजर रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स और मैथ्स की कैलकुलेशंस। बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी होती नहीं है, उसकी वजह से वो पूरे साल मेहनत भी करते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी है नहीं, वो उतने टाइम में उस चीज़ को सोल्व नहीं कर पाते। इस वजह से बच्चों में डिप्रेशन आता जा रहा है। अगर उस बच्चे को वैदिक मैथ्स सिखा दिया जाए, उस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी कर दी जाए, तो ईजिली उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। दूसरा, मेमोरी का, कि इतना वाइड सिलेबस है, ये याद करो, ये याद करो, ये याद करो, सभी स्कूल कॉलेज में लगे हैं, याद करो, करें कैसे याद, उस चीज़ को याद कैसे करें, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो जैसे वैदिक मैथ्स है, एक चीज़ है वैदिक मेमोरी। मैं आज पहली बार आपके पॉडकास्ट में एक नया नाम ले रहा हूँ, वैदिक मेमोरी। जैसे वैदिक मैथ्स आया, वैदिक मेमोरी भी हमारे ऋषि मुनियों की हमारी पुरानी धरोहर है, जिसको ये जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ वगैरह है इन्होंने स्टडी किया और अपने नाम से कि हम मेमोरी के ट्रेनर हैं, उन्होंने मेमोरी की बुक्स निकाल दी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स निकाल दी, जो चीज़ हमारी थी उस पर रिसर्च वो कर गए, जो हमारी पुरानी विरासत थी। तो वैदिक मेमोरी को हम लेके आ रहे हैं कि ये दो चीज़ें बेसिक नीड है। एक बच्चे की कैलकुलेशन पे काम करेंगे, एक बच्चे की मेमोरी पे काम करेंगे। दो गिफ्ट अगर हमने बच्चे को दे दिए, वो लाइफ में कभी भी, ना केवल एजुकेशन में, बाकी किसी भी चीज़ में मार नहीं खाएगा। कोई भी स्किल सीखनी होगी, उस बच्चे की अगर मेमोरी है तो वो अच्छी है तो वो कुछ भी जल्दी से सीख जाएगा। एक बच्चा बहुत फेमस हुआ था, हाँ, कौटिल्य। वो आपका स्टूडेंट था? मेरा ही स्टूडेंट है। कौटिल्य के साथ, कौटिल्य का जो सबसे पहला प्रोग्राम आया था, खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल पे, मेरे साथ ही आया था। तो वहाँ पे कौटिल्य ने जितनी भी ये चीज़ें याद की है ना भाई, वो एक छोटी सी ट्रिक है, टेक्निक है, जिसकी वजह से वो इतनी चीज़ें याद कर पाया है। ठीक है, अब तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम वो 5 साल का बच्चा है। एक 5 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद करता, क्या उसको हर चीज़ समझ में आती होगी? नहीं, उसको कुछ टेक्निक बताइए और खेल खेल में चीज़ें याद करा दी गई। अब कौटिल्य का दूसरा रूप आ चुका है। अब जो कौटिल्य, क्योंकि अब बड़ा हो चुका है, अब वो चीज़ों को समझ समझ के भी याद कर सकता है। अब उसके पास में वो जो ऑब्जर्वेशन पावर वो भी बढ़ चुकी है, साथ में मेमोरी की टेक्निक्स तो हैं ही। तो दोनों चीज़ें से मिल गए। अब कौटिल्य अलग तरीके से, पहले जिस टाइम मैं मिला था उस टाइम कौटिल्य अलग था। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ वो कुछ टेक्निक जानता था। उसके पेरेंट्स एक्टिव थे, पेरेंट्स एक तो डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस याद कराते थे और बार बार उसका रिपीटेशन कराते रहते थे। इस वजह से कौटिल्य ने, मान लीजिए कौटिल्य जैसे कोई बच्चा कौटिल्य जैसा बनाना है, तो हम एक नोटबुक तैयार करेंगे, ठीक है, उसमें डेली के 10 क्वेश्चन मैंने लिए और एक ट्रिक बच्चे को सिखा दी, उनके पेरेंट्स को सिखा दी, इस ट्रिक से डेली के ये 10 क्वेश्चन याद कराने, तो साल में कितने क्वेश्चन हो गए? वो पूरी की पूरी नोटबुक हो गया तैयार कौटिल्य। प्रैक्टिस है ना। तो टाइम लगा था, एकदम से कुछ नहीं हुआ था। तो उसको भी 6 महीने का टाइम लगा था, तब जाके उसको इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ पे। समझ गया। लेकिन वहाँ पे एक, मैं बीच में आपको रोकूंगा, एक गलत चीज़ ये हुई मीडिया के द्वारा कि कौटिल्य गॉड गिफ्टेड है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, अगर कौटिल्य गॉड गिफ्टेड है तो जो बाकी बच्चे हैं वो क्या है? बोले नहीं, उसमें ज़्यादा दिमाग है। ज़्यादा दिमाग नहीं है, दिमाग सब में सेम होता। भाई आज के दिन मेरे में और आप में दिमाग सेम है, ठीक है। थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ, थोड़ा सा मेरे जो न्यूरॉन्स वगैरह थोड़े से एक्टिव ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ आज भी आपकी मेमोरी मेरी मेमोरी सेम है। जैसे ही आपको मैं वो टेक्निक सिखा दूंगा आपको भी याद हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 15 रैंडम वर्ड्स है। मैं आपकी मेमोरी को अभी स्ट्रॉन्ग करता हूँ। देखिए 15 रैंडम वर्ड्स है, आप ध्यान से सुनिए क्या होता है। मैं आपको बोलता हूँ, मेरा फर्स्ट वर्ड है फोटो फ्रेम,
सेकंड स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, रैंडम वर्ड से कुछ भी, स्नेक, सोर्ड, माइकल जैक्सन, सोफा सेट, गोल्ड, किटकैट चॉकलेट, उसके बाद है ट्यूबलाइट्स, पोर्ट, बर्ड्स एंड कीज। बताओ। बोलो आप। स्कूटर, विंडो, सोफा, शायद आपने बोला। सीक्वेंस गलत हो गया। अच्छा, अब देखिए, सीक्वेंस में बोलना था। हाँ, आपको उसी सीक्वेंस में बोलना। मैं एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे, दोबारा से ट्राई। आप अपना मेथड लगाना, ठीक है। ठीक है। बाकी आपने रिसर्च की होगी तो आपको पता चल चुका होगा कुछ ना कुछ। तो आप अपने मेथड जो अब तक आप लगाते थे, मान लीजिए आपको 15 रैंडम वर्ड्स याद करके दिखाने हैं। मेरा फर्स्ट वर्ड है, आप भी ट्राई करो। फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सोर्ड, माइकल जैक्सन, सोफा सेट, गोल्ड, टाइगर, किटकैट चॉकलेट, पोर्ट, ट्यूबलाइट्स, बर्ड्स, कीज। 15 वर्ड्स दिए मैंने आपको। ABCD के हिसाब से चल रहा है क्या है? नहीं, ये रैंडम है, कुछ भी है, कैसे भी है। आप बताओ क्या क्या बोला मैंने। मैं सीक्वेंस वाइज नहीं बता पाऊंगा। सीक्वेंस वैसे बता दीजिए, रैंडम बता दीजिए। वही स्कूटर, स्नेक, कीज, सोफा, बर्ड, भूल गए ना आप। रैंडम भी बता रहे हैं तो 5 वर्ड्स ही बता पाए। 15 में से 5 वर्ड्स, वो भी सीक्वेंस में नहीं बताया आपने। तो ये 15 वर्ड्स याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा, आप बताइए। 15-10 मिनट। 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा से पूछूंगा, याद रहेगी आप? भूल जाऊंगा। भूल जाएंगे, ठीक है। ये है आपका मेथड, जो है हम कैसे याद करते हैं चीज़ों को, रिपीट कर करके याद करते हैं, या चीज़ों को समझ के याद करते हैं। तो सिलेबस 2 तरीके से होता है। एक होता है कि जब कुछ समझ के याद करना होता है, कुछ हमें वैसे ही याद करना होता है, रिपीट कर करके, रट्टाफिकेशन जिसे कहते कर करके। अगर यही 15 वर्ड्स मैं 15 सेकेंड में आपको याद करा दूँ तो बहुत बढ़िया। और इसी में ब्रेन के वैसे तो काफ़ी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, काफ़ी प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे मेजर 3 रूल है ना, वो इसमें छिपे हैं। ठीक है, तो मैं आपको याद कराऊं। अगर ये 15 रैंडम वर्ड्स आपको याद करने हैं तो आपको एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए छोटा बच्चा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 रैंडम वर्ड्स याद करने के लिए एक बार के लिए आपको आइज क्लोज करनी है और सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करना है। मैं एक आपको स्टोरी विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, सिर्फ वो स्टोरी आपको देखनी है। आप भी कीजिए। भाई एक फोटो फ्रेम है, ध्यान से देखिए। एक फोटो फ्रेम है, वो एक स्कूटर का फोटो फ्रेम है, आप लेके आए हो और आपने अपनी विंडो के ऊपर उसको लगा दिया। तभी आपने देखा कि आपकी जो विंडो है उसके अंदर से एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई अंदर आ रही है, जो पीछा कर रही है काले बड़े स्नेक का, जिसके मुंह में सोर्ड है, तलवार है। उससे वो माइकल जैक्सन को मारना चाहता है। माइकल जैक्सन सोफा सेट के नीचे छुप जाता है। सोफा गोल्ड का बना जाता है और उस पर एक टाइगर आके बैठ जाता है। टाइगर किटकैट चॉकलेट खा रहा है। टाइगर के सिर पे एक पोर्ट रखा है। पोर्ट के अंदर 2 ट्यूबलाइट्स रखी हैं, जिसके ऊपर एक बर्ड बैठा है। उसके मुंह में कीज हैं। आइज खोलिए। अब बताइए, एक फोटो फ्रेम है, तो किसका फोटो फ्रेम है? स्कूटर का। वो कहाँ पे लगाया? विंडो के ऊपर। उसके अंदर से कौन आ रही थी? बटरफ्लाई। वो किसका पीछा कर रही थी? स्नेक। स्नेक के मुंह में क्या है? सॉर्ड। वो किसको मारना चाहता है? एमजे को। माइकल जैक्सन। हाँ। वो किसके नीचे छुप गया? सोफे के। सोफा किसका बन गया? गोल्ड। उसके ऊपर कौन बैठा है? शेर। टाइगर बैठा है। टाइगर क्या खा रहा है? किटकैट। टाइगर के सिर पे क्या था? इमेजिन करो, सिर पे क्या रखा था? छोटा सा पोर्ट। हाँ। और पोर्ट के अंदर ट्यूबलाइट्स, उसके ऊपर बर्ड के मुंह में कीज। पावरफुल। एक पढ़ाने वाला टीचर, अमेजिंग। मैं आपको एक चीज बताता हूं। हम मूवीज देखते हैं जो कि हमें सालों भर याद रहती है क्योंकि हम उसको विजुअलाइज करते हैं। अगर ऐसा टीचर पढ़ाने वाला मिल जाए, हम जब अकाउंट्स पढ़ते थे तो हमारा अकाउंट्स वाला टीचर कितना बढ़िया था, वो कहानी सुनाता था और हम उस चीज को कभी नहीं भूलते थे।
एक अच्छा टीचर कहानियों के साथ जब चीज़ों को सुनाता है तो वो समझ जाता है, याद रहता है लॉन्ग टर्म तक। अब ये जो 15 रैंडम वर्ड्स है, देखिए अभी अगर मैं आपसे बीच में रैंडम भी पूछूंगा ना तो आप सीक्वेंस मिस नहीं करेंगे। जैसे ही मैं आपसे पूछता हूं, आपने जो स्कूटर के बाद में क्या है? स्कूटर के बाद फोटो फ्रेम। हाँ, फोटो फ्रेम, स्कूटर के बाद में विंडो के बाद बटरफ्लाई के बाद स्नेक के बाद सॉर्ड के बाद सोफा, उसके नीचे वो माइकल जैक्सन। हाँ भाई पता क्या होता है अगर आपकी जगह जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो इस चीज को एंजॉय कर रहा है, जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ ना, वो इस चीज को आपका बीच में ना कहीं लॉजिक चल रहा होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हम जो फोकस करना चाहते हैं ना, वो मैंने कहा ना कि आपको अगर इसको याद करना है तो थोड़ी देर के लिए, एक बार के लिए बच्चा बन जाइए, और बच्चा बनते ही आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएगा। अब मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये करने से पहले ना प्रैक्टिस, तो मैं ये सोचता आप मुझे प्रैक्टिस कराओगे, मेरा दिमाग मुझे अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिस करने वाला इंसान हूँ, वो प्रैक्टिस से ही आएगा मुझे जो याद करना है। पर ये जो आपने ट्रिक करी ना, इससे मुझे याद भी हो गया। मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था, ब्लॉक कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं यही सोच रहा था इससे पहले, सवाल करने से पहले। अब एक और कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ, मैं कभी भी एग्जाम देने जाता था ना, मेरी मम्मी बोलती थी कि मैंने मम्मी को बोलता था, मम्मी आप इसको पढ़ो और मुझे बता दो, मैं सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ ये करता था, सुनता था और मैं जाके लिख देता था। आज ही मेरी मम्मी बताई थी, टीम को ही बता रही थी कि आज तक इसने कोई पढ़ाई नहीं करी है, ये किताब लेके आता था, मैं पढ़ती थी, हिंदी में इसको बताती थी, एग्जाम दे के आता था, तो मैं ऐसे पास हूँ। और मेरी मम्मी बताती भी है कि मैं कहानियाँ बहुत सुनता था। अच्छा, मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था, लेकिन जैसे जैसे मैं बिजनेस में आया हूँ ना, मैं मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैंने आज किसी को पैसे दे दिया और वो कल दोबारा मुझे आके बोलेगा धैर्य पैसे चाहिए, मैं उसको दे दूंगा। मेरे साथ ये हो रहा है। अच्छा। तो इसलिए मेरे दिमाग ने पहले ही फिल्टर लगा लिया कि मैं प्रैक्टिस से ही सीखूंगा। अच्छा, तो ये कमाल की चीज़ थी, मज़ा आया। देखिए अब एकदम से डिफरेंस कैसे आया, जो चीज़ मैं 2 बार आपको रिपीट कर चुका था उसमें से आप 5 वर्ड्स भी नहीं बोल पा रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये स्टोरी सुनाई और थोड़ा सा अगर हल्का सा इस चीज़ को आप दोबारा से देख लेंगे ना, तो आपको एक बार में ये चीज़ याद हो जाएगी, लंबे समय तक याद रहेगी, और जब चाहे तब आप रिकॉल कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेन के 3 प्रिंसिपल फॉलो किए। हमारा ब्रेन 3 चीज़ों पे काम करता है, एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन जिसको हम इमेजिनेशन भी बोल देते हैं, और रेडिकुलस थिंकिंग। 3 चीज़ों पे यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें डाल दी। जैसे ही 15 रैंडम वर्ड्स मिले, मैंने यहाँ पे एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ में एसोसिएट कर दिया। जैसे फोटो फ्रेम को स्कूटर से, स्कूटर को विंडो से, विंडो को बटरफ्लाई से, ये लिंक बना दिए, एसोसिएट कर दिया। तो जैसे लिंक बना तो हमने ब्रेन के पहले नियम को फॉलो कर दिया। क्योंकि ब्रेन एसोसिएशन पे ही काम करता है। ब्रेन के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं सब आपस में एसोसिएटेड है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें ना भाई, ये सब एसोसिएशन है। आप किसी को हवा में रख ही नहीं सकते, ये सब जुड़ा हुआ है। ये वॉच है, ये मेरे हैंड से एसोसिएटेड है, हैंड मेरी बॉडी से एसोसिएटेड है, मेरी बॉडी फ्लोर से एसोसिएटेड है। आप कुछ भी बोलेंगे, सब कुछ एसोसिएशन है। लेकिन जब हम कुछ याद करते हैं तो एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, तो ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन टिकती नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो एसोसिएशन बना दी कि जैसी एक चीज़ याद आए तो दूसरी याद आ जाए, दूसरी याद आए तो तीसरी याद आ जाए। तो एसोसिएशन बनते हुए ब्रेन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी चीज़ होती है भाई, वो होती है विजुअलाइजेशन। कि मैंने क्या कहा, आप आइज क्लोज करो, आप आंख खोल के भी कर सकते थे कि उस चीज़ को आपको देखना है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मूवी कैसे याद रहती है। 3 घंटे की मूवी होती है, ना पेन लेके जाते हैं, ना पेपर लेके जाते हैं, ना उसको याद करते हैं। उसके बाद 3 घंटे की याद हो जाती है और सालों तक बिना रिवीजन के वो याद रहती है। क्योंकि मूवी में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है एसोसिएशन, एक सीन दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा सीन तीसरे से कनेक्ट होता है। ऊपर से उस सीन को आप देखते हैं, वो आप इमेजिन मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं, आपके ब्रेन में वो डायरेक्ट जा रही है, बिना याद के वो याद हो रहा है। तीसरा चीज़ क्या होता है, वो होता है, एक होती है रेडिकुलस थिंकिंग, एक होती है इमोशंस। मूवी में इमोशंस होते हैं, एक्सट्रीम जो इमोशंस होते हैं ना, वो भी आपकी मेमोरी पे बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। आप आज 30 साल के, 30 के हैं ज़्यादा, 30, तो आप अपनी लाइफ में पीछे जाइए, आपको कौन सी इवेंट्स ज़्यादा याद होंगे जिनमें एक्सट्रीम इमोशन होंगे? या तो ज़्यादा
खुश होंगे या ज़्यादा उदास होंगे, और बाकी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें याद नहीं रहती। तो जो मूवी में इमोशंस जो होते हैं, कभी हंसना है, कभी रोना है, तो सारी चीज़ें करके वो मूवी आपको याद हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ एसोसिएशन किया इन 15 वर्ड्स में, इनको आपको इमेजिन कराया और साथ में थोड़ा सा फनी बना दिया। क्या कभी आपने देखा है कि विंडो के अंदर से चलो बटरफ्लाई तो आ जाती है, लेकिन बटरफ्लाई स्नेक का पीछा कर रही है? ऐसा नहीं होता है। स्नेक के मुंह में कभी तलवार देखी है? कभी टाइगर को सोफे पे बैठा देखा है? टाइगर के मुंह में किटकैट। हाँ, ये सब कुछ सिली था, स्ट्रेंज था, रिडिकुलस था, इसी वजह से ये याद हुआ। जो अलग हटके चीज होती है ना, वो जल्दी याद हो जाती है। आप माइंडसेट कोच भी हैं क्या? माइंडसेट के ऊपर भी काम करते हैं आप? हाँ, मेमोरी पे काम करता हूँ। ठीक है। क्या जो चीज़, जैसे आपने मेरे ब्रेन में से अभी 3-4 चीज़ें ऐसे निकाल के फेंक दी जो मेरा दिमाग मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं याद नहीं कर पाऊंगा ये जो वर्ड बोल रहा है, और मेरा इसका बचाव का एक्सप्लेनेशन ये होगा कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो मैं कर लूँगा। मेरा ब्रेन मुझसे बुलवा रहा था, लेकिन आपने जब वो विजुअलाइज कराया, इमेजिन कराया, तो वो चीज़ें मुझे पता लग गई। अब मुझे याद भी हो गया जो आपने बोला, राइट। अब मुझे एक चीज़ जाननी है कि मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता हूँ यहाँ पे। प्लीज़। मेरे सपने हैं, मैं वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ। ठीक है। और मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना है कि अंबानी, टाटा, बिरला सब मेरे से आगे कंसल्टिंग ले, धैर्य अपने बिजनेस को कैसे चलाएं। मैं एक्चुअली में सोचता भी ऐसी हूँ कि मुझे करना ऐसा है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो कंपनी हो दुनिया की, सब मेरे से आके कंसल्टिंग ले, मैं वो सोचता हूँ। और इस तरह का मुझे एक बैकएंड मास्टरमाइंड बनाना अपना। ठीक है। क्या ये चीज जिस तरीके से आपने करा और मैं इसको विजुअलाइज करूं, ये चीज सही हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते है भाई। मैं अभी कुछ टाइम पहले ना मुकेश अंबानी का इंटरव्यू देख रहा था कि भाई मुकेश अंबानी का लाइफस्टाइल क्या है, कैसे है। तो जो उनके टीम में काम करते हैं तो वो बंदे बताते हैं कि भाई इनका रूटीन वगैरह कैसे रहता है। तो वहाँ पे उनकी 2 चीज़ें सबसे अच्छी है। एक तो मुकेश अंबानी की जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। अगर आप एक बार उनसे मिल लेंगे ना, तो मतलब वो फिर जब भी आप नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको आपके नाम से ही बुलाएंगे। क्यों? जैसे आपने कहा ना, अगर आपको करना है तो वो उस बंदे से खुल के मिलते हैं, दिल से मिलते हैं, इमोशंस के साथ मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनको वो फॉर्मूला पता है कि इमोशंस आपकी मेमोरी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है। अगर मैं धैर्य भाई से बहुत खुल के मिलूंगा ना, मैं सालों तक उस चीज़ को याद रखूंगा। तो आप जिस भी क्लाइंट से मिले, दिल से मिले, खुल के मिले, इमोशंस के साथ मिले। जैसे आप है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी आप में जानने की बैकग्राउंड क्या है, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये आपकी मेमोरी को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आप अपने क्लाइंट में वो चीज़ें लें। दूसरा, मुकेश अंबानी की जो कैलकुलेशन है, गणित उनकी टिप्स पे रहता है, तभी तो वो इतने बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। तो आप नंबर 1 बनना चाहते हैं भाई, तो ये स्टूडेंट की नीड नहीं है, ये आपकी भी नीड है। ये 2 चीज़ें आप अच्छी कर लो, आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर लो, आपको पूरा गणित 2 मिनट में समझ में आ जाया करेगा। कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, क्या करना है। और अगर मेमोरी वाली चीज़ें हैं, जैसे आप अपना ये कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ना स्लाइड से पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। सब सारा का सारा जो कंटेंट है ना, वो सारा आपके माइंड में रहेगा। जैसे इन टेक्निक्स की वजह से मैंने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल याद की, जबकि केमिस्ट्री का मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो आप भी अपने सिलेबस को या जो भी आप अपना जो भी कुछ याद करना चाहते हैं, इन टेक्निक्स की वजह से याद कर सकते हैं। और ये कोई मेरी टेक्निक नहीं है भाई कि मैंने इनको इन्वेंट किया, ये हमारी पुरानी टेक्निक है। इनको कोई भी इंप्लीमेंट करेगा तो कोई भी हिम्मत भारदास बन सकता, बहुत ईजिली बन सकता। मैं तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट आया हूँ, मैं तो बहुत नीचे से आया हूँ। जो आज के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो सीख ले, या जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सीख ले, क्योंकि उनके साथ में क्या होता है, मीटिंग्स भूल जाते हैं, चाबी रखकर भूल जाते हैं, मोबाइल रखकर भूल जाते हैं। ठीक है, इससे इंप्रेशन बहुत गलत भी जाता है। मेरे वही चीज़ आपको पता है कि अगर कोई मेरे से आगे पैसा ले लेगा, मैंने उसको दे दिए, तो मुझे याद नहीं रहेगा। वो दोबारा ले सकता है। 2 चीज़ों का लॉस हुआ भाई। एक तो आपकी पर्सनल इमेज का लॉस हुआ कि वो सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि इतना भी याद नहीं है, और दूसरा आपके पैसे का लॉस तो हुआ ही है, दोबारा देना पड़ा आपको। ये होता क्यों है? मतलब बचपन में मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मतलब पहले थी जो मैं मानता हूँ, क्योंकि बचपन की जो छोटी से छोटी डिटेल भी होती थी, पेन यहाँ रखा था, उस दिन गिर गया था, मम्मी ऐसे हुआ था, कम से कम 20-30 मतलब बहुत पुरानी बात, साल पुरानी बात मुझे एग्जैक्ट याद रहती थी टाइम के साथ। अब नहीं याद रहता मुझे भाई। अब मल्टीटास्किंग हो गया। पहले क्या होता था,
बहुत ज़्यादा अलग अलग काम नहीं होते थे, एक काम होता था, उसी पे फोकस होता था। पेन रख रहे हैं तो पेन पे ही ध्यान है, अब पेन रख रहे हैं तो मोबाइल पे ध्यान है, अब कीज रख रहे हैं तो कुछ और सुन रहे हैं, कुछ और कहीं और ध्यान है। तो अब क्या हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया। पहले एक बार में एक काम होता था, ठीक है। दूसरी बात, पहले जो टीचर्स थे आपने देखा होगा, वो चीज़ों को ना रिलेट कर करके पढ़ाते थे, पुराने चैप्टर से दूसरे, मतलब कहानी बना बना के, स्टोरी बना बना के। आज के जो टीचर्स है वो फैक्ट पे बात करते, सीधा फैक्ट्स, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। उनको कहानी नहीं बना रहे, स्टोरी बना के जिस तरीके से याद होता वो चीज़ें नहीं बताई जा रही। इसी वजह से किसी को भी पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा। मुझे भी इसलिए पढ़ाई में ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि स्टोरी नहीं हो पाती है। वो मैं हमेशा से स्टोरी सुनने वाला बच्चा हूँ। आप एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। अभी समर वैकेशन चल रहे भाई, मैंने एक बैच शुरू किया। तो समर वैकेशन में लगभग सबका प्लान होता है कुछ ना कुछ आउटिंग वगैरह करने का, छुट्टियां मनाने का। तो मैंने कुछ बच्चे सिलेक्ट किए, 10 बच्चे सिलेक्ट किए। सब बच्चों का मन था कि हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है। तो मैंने उन पेरेंट्स से बात की कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं इन बच्चों को कुछ दिन मेमोरी की क्लासेज और वैदिक मैथ्स की क्लासेज कराना चाहता हूँ। पेरेंट्स बोले सर बच्चे हम तो तैयार है। बच्चे नहीं मानेंगे, मैं एक क्लास में भेज दो, पहले सिर्फ एक में भेज दो। एक में आ गए, उनका इतना इंटरेस्ट बना दिया, क्योंकि क्लास हमारी वैसे नहीं होती। क्लास हमारी मतलब उसमें हंसी मजाक भी होता है, उसमें कहानियाँ भी होती हैं, उसमें इंस्पिरेशन भी होती है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है कि अगले दिन बच्चे को आना उसकी मजबूरी हो जाती है। भाई उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल करके वो पूरा सेशन अटेंड किया है, समर वैकेशन में वो क्लासेज कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी क्लासेज होंगी तो मैं बड़ी खुशी खुशी अटेंड करूँगा। एंड स्टोरीज से याद आया, स्टोरीज ही एक ऐसी चीज़ है जो कनेक्ट करती है। हम रास्ते भी तो ऐसे याद करते हैं, यहाँ पे एक बोर्ड था, वो टेढ़ा था, वो ग्रीन कलर का था, एक गली आई थी, यहाँ पे एक नाली थी, यहाँ XYZ कुछ था। हम रास्ते भी इस तरीके से याद करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लैंडमार्क बनाते हैं। तो इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक हम रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते, बिल्कुल रह सकते। 3 चीज़ें अगर आपको अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करनी है, कुछ भी अगर आपको याद करना है, उसको कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उसको इमेजिन करना शुरू कर दीजिए उस चीज़ को, और उस चीज़ में कुछ ना कुछ या तो इमोशंस डालिए या उसको फनी बनाइए। अब 3 चीज़ें काफ़ी बच्चे भी कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल है, कैसे इमेजिन करें। वो ये तो नेचुरल प्रोसेस है ब्रेन का। मैं कुछ वर्ड आपको बोलता हूँ, वो कहते हैं कि इमेज नहीं बनती ब्रेन में, इमेज नहीं बनती। मैं आपको कुछ वर्ड्स देता हूँ, आपको ट्राई करना कि इमेज ना बने, आपको ट्राई करना कि आपके ब्रेन में इमेज ना बने। आपको महात्मा गांधी को बिल्कुल भी नहीं देखना है, मंकी को, बंदर को आपको इमेजिन नहीं करना बिल्कुल। मैंगो जो येलो कलर का होता है उसको इमेजिन नहीं करना। मेरे मना करने के बावजूद क्या हुआ, आ रहा सामने, जैसी वर्ड बोल रहा तुरंत आ रहा। बचपन से लेकर अब तक जिस भी चीज़ को आपने देख लिया है ना, आपके ब्रेन में एक पिक्चर डिक्शनरी बन गई, उसको याद नहीं करना पड़ता। बाय डिफॉल्ट जो इमेज होती है अपने आप याद होता चला जाता है। आप यहाँ बैठे बैठे अपने पेरेंट्स को देख लो, पापा का चेहरा याद करो, मम्मी का चेहरा याद करो, अपने मकान को याद करो, कहाँ से कैसे एंट्री होती है, अपने रूम को याद करो, सब कुछ आपको आपके ब्रेन में सब कुछ पिक्चर डिक्शनरी है, नेचुरल है, मतलब अपने आप होता है, ये चीज़ें करनी नहीं पड़ती। दूसरा एसोसिएशन का कहते हैं कि लिंक कैसे करें, हर चीज़ ही तो लिंक है। आप देखो ना, अपनी बॉडी को देखो, आप चारों तरफ देखो, कौन सी चीज़ लिंक नहीं है। आप बार बार रिपीट करके भी याद करें, ये भी तो लिंक हो रहा है। आपको एक बार में याद नहीं हुआ, 2 बार, अब रिपीट किया। जैसे ब्रेन को कुछ भी याद करना होता है तो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ब्रेन वो लिंक ढूंढना शुरू कर देता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, कि इसको किससे रिलेट करूँ, किससे रिलेट करूँ। और जब वो काफ़ी बार हो जाता है तो कहीं ना कहीं ब्रेन को वो ट्रिगर मिल जाता है कि हाँ, इस इन्फॉर्मेशन को इसके साथ में लिंक करना, और आप कह देते अब याद हो गया। अब तो कहीं ना कहीं वो लिंक बना, तभी ब्रेन ने याद किया। नहीं तो कई बार क्या होता, कितना भी आप पढ़ लो याद ही नहीं होता, क्योंकि लिंक नहीं बना। मैं कह रहा हूं कि जानबूझ के लिंक बनाओ। ब्रेन का काम लिंक ढूंढना नहीं है, ब्रेन का काम है स्टोर करना। आप ब्रेन को लिंक बनाने का काम दे रहे हो कि बार बार रिपीट कर करके, तो लिंक बनाना बहुत आसान होता है। एक होता है ना, हम कहीं भी कोई एक्सक्यूज देना होता है, 2 मिनट में लिंक बना देते हैं, झूठ बोल देते, कुछ भी झूठ बोल देते हैं, है ना। तो ये नेचुरल है। और रही बात इमोशंस वगैरह की, ये भी हमारे नेचुरल। तो ये 3 चीज़ें अगर हम स्टडी में, हम बिजनेस में, हम लाइफ में कहीं भी अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और एक और चीज़ इससे याद आया, इस एग्जाम्पल से एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं ऑडियंस को।
मैं अपनी सड़क पे जहाँ से जिम जाता हूँ या जो भी सारी चीज़ें करता हूँ, मुझे पता है कि गाड़ी कहाँ कहाँ से लेके जानी है और खड्डा कहाँ पे, मैं वहाँ से बचा लेता हूँ। और मैं आँख बंद करके भी गाड़ी चलाऊंगा तो भी वहाँ से बचा लूंगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ। अब मुझे ये पता लग गया कि मुझे क्या करना है आगे बिजनेस के अंदर भी। आपसे बात करके आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भाई कि आप शो पे आए हो और मुझे बहुत सारी चीज़ें, माय प्लेजर भाई, आई एम ब्लेस्ड भाई कि आप आए हो। और मुझे अब ये पता लग गया कि मुझे अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है, मैं उसको उसी तरीके से विजुअलाइज करूंगा एंड स्टोरीज आर द मेन थिंग फॉर ग्रोथ। भाई आप देखिए, आप इमेजिन करके यहाँ तक पहुँच गए, अपने इमेजिनेशन को आपने उस चीज़ में बिजनेस में यूज किया, आपने पैसे को अट्रैक्ट किया। ठीक है, कोई भी जो हम उसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं, कुछ देर पहले हम भी बात कर रहे थे ना, तो लेटेंट लर्निंग का फिनोमेना क्या काम करता है, जो मैंने रिसर्च किए कि उसमें 4 कदम होते हैं। 3 कदम मेहनत हार्डवर्क, यही है। चौथा कदम कि वो जो गोल है ना वो आपकी तरफ आए, वो रिसोर्सेज आपकी तरफ आए, वो नॉलेज आपकी तरफ आए। ठीक है, तो मैंने बस यही कि मैं दिन रात मेहनत करके उस चीज़ को इमेजिन करना। अब एक टास्क आपने कर दिया है, दूसरी बात, अगर ये 2 स्किल और आप सीख लो और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कर दो, तो आपकी कैलकुलेशन, जो आपका गणित है, जो आप करोड़ों में खेलना चाहते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मेमोरी आपकी अच्छी होगी तो आपकी जो पर्सनल इमेज है वो किस लेवल पे होगी। हम एज अ बिजनेस ओनर, मैं स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ बिजनेस ओनर, जो हमें ऑडियंस देखती हूँ थोड़ी सी मैच्योर है, वो ये सारी चीज़ें कहाँ से सीख सकते हैं, क्या करना है, कोई कोर्स है आपका या क्या सारी चीज़ें है? भाई सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे सीखा है। मैं सबसे पहले वैदिक मैथ मैंने बाद में सीखा, पहले मैंने मेमोरी के बारे में सीखा, क्योंकि मेरी मेमोरी भी वीक थी और मैं उस पर काम करना चाहता था कि कैसे मैं अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करूँ। तो गुड़गांव का एक बुक शॉप है, वहाँ पे मेरी एक अच्छी आदत थी कि मैं हमेशा बुक्स वगैरह जहाँ भी होती थी मैं वहाँ पहुँच जाता देखने के लिए, कोई नई बुक तो नहीं आई है, कुछ अलग तो हट के नहीं आई है। तो वहाँ पे एक मेमोरी की बुक थी और वही चीज़ मुझे करनी थी कि भाई मैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करना चाहता था, लेकिन मुझे फेक लग रहा था कि मेमोरी थोड़ी ना इम्प्रूव हो सकती है, गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान ने दे दिया वही है। लेकिन जब उस बुक को मैं पढ़ रहा था तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको 15 वर्ड्स कराए, उसमें 8 वर्ड्स लिखे हुए थे, 8 थे वर्ड्स, तो उसको चेन के थ्रू याद कराया था। तो जैसे मैंने वो कहा तो वो मुझे याद हो गए, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ तो है, इसको एक्सप्लोर करना। फिर उस बुक को कई बार पढ़ा, किस ऑथर की है, उसने कितनी बुक्स लिखी है वो सारी पढ़ी, फिर उस जैसे कितने और ऑथर्स हैं, और फिर अलग अलग कंट्रीज में, मतलब मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी। लेकिन मैं आपको इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी बता रहा हूँ, मुझे एक किताब ऐसी नहीं मिली भाई जिसमें वो सारे फॉर्मूलाज थे। तो मुझे वो पेन मुझे ना झलका कि मैं क्या करूँ। कोविड का टाइम था, 2 साल लगा के मैंने खुद अपनी एक ऐसी किताब लिखी कि आपको हज़ारों किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। उस बुक को पढ़ लेना भाई, आपको मेमोरी के किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखा ना कौन सी किताब है ये? इस बुक का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरी। ये बुक मैंने लिखी है, इसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने दे दिए, जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये ऑर्डर कर सकते हो, देख लो उसको ध्यान से। मैं तो उसको बहुत जल्दी पढ़ना स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को तो इम्प्रूव करना ही है, अपने आप को भी इम्प्रूव करना, एंड ऑलवेज रेडी फॉर द लर्निंग, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं और करने तो हैं ही, पाने तो हैं ही। सो भाई और क्वेश्चन के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं। अभी फिलहाल के लिए आपके पास 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हाँ। आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट है फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन का रैपिड फायर गेम खेले, मजा आएगा। ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में करते हैं। ठीक है भाई। खेल, ठीक है, फिर हम जाएंगे स्क्वायर रूट के बारे में जाएंगे। ठीक है। ठीक है, और वैसे मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप कर लोगे, ठीक है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से इतना हार्ड देने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको फेल करने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई करता हूं कि आंसर सही हो, कुछ गलत हो जाए तो मैं आपसे भी और ऑडियंस से भी माफी मांगता हूं। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए 73 का स्क्वायर क्या होगा? 73 स्क्वायर 5329। करेक्ट।
97 का स्क्वायर। 97 स्क्वायर 9409। करेक्ट। 83 का 83 स्क्वायर 6889। 76 5776। 58 3364। 49। 2401। ये इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट करे, कोई फॉर्मूला है? भाई ये वैदिक मैथ्स का कमाल है। वैदिक मैथ्स में स्क्वायरिंग पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, और मेरे कितने बच्चे हैं जिनको 100 तक स्क्वायर्स आते हैं। मेरे काफ़ी सारे बच्चों को 100 तक स्क्वायर्स आते हैं। ठीक है। जबकि मैं अभी मेरा एक कोर्स चल रहा है रामानुजन कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो रामानुजन कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मैथमेटिक्स में। वहाँ पे तो सारे बच्चे मतलब मैथ्स में अपने आप में ज़बरदस्त बच्चे होते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, तो मैंने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया 63 का स्क्वायर क्या होता है। वो देखने लगा 63 का स्क्वायर, बोला पेन दो, पेपर दो, मैं निकाल के दिखा दूंगा। तो मैं अपने साथ में एक बच्चे को भी लेके गया था, 8 साल का बच्चा था। मैं सर ये बच्चा मेंटली बता सकता उस चीज़ को। तो बोले ये कमाल कैसे हो? मैं ये कमाल मेरा नहीं है, इस बच्चे का नहीं है, ये वैदिक मैथ्स का जो हमारा पुराना वैदिक मैथ्स है उसका कमाल है। और कोई भी सीखेगा वो कर लेगा। टेक्निक्स हैं, मैं आपको 2 दिन में 100 तक स्क्वायर सिखा सकता हूँ। जबकि बच्चे पीएचडी कर जाते हैं मैथमेटिक्स में, वो 30-40 तक स्क्वायर पे नहीं जाते। अब निकालते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट काफी टफ है। कितने डिजिट का दूं आपको? जो मैंने रिकॉर्ड बनाया था वो बनाया था 12 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक मुझे कोई भी नंबर दिया गया था, रैंडम नंबर, जिसको मैंने धीरे धीरे कैलकुलेट किया था माइंड में अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है। 97 का स्क्वायर रूट होगा भाई 9.8488578017 बाप रे भाई, इतनी लंबी डिजिट तो किसी को, मुझे नहीं लगता कि ध्यान रहती होंगी। ये जूम करके दिखा दो जरा, अगर हो सकता है तो। ठीक है, और हार्ड देने की कोशिश करता हूं आपको। 95 का स्क्वायर रूट 95 9.74679434448। कैलकुलेटर फेंक दे, तोड़ दे इसको। अगेन भाई ये वैदिक मैथ्स का मैं हमेशा से वैदिक मैथ्स को क्रेडिट देता आया हूँ। आजकल काफ़ी सारे यूट्यूब्स पे बच्चों को मिसगाइड किया जाता है कि ये चीज़ें, मतलब अपने आप को जादूगर बना के शो किया जाता है कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही गॉड गिफ्टेड हूँ। जब मेरे ऊपर 2 साल मतलब 2 बार फेलियर का टैग लग गया और मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, ये कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, तो 3 चीज़ें हैं, चाहे वो वैदिक मैथ्स में हो, मेमोरी में है। ये चीज़ें आपकी डायरेक्शन को सही करती हैं, ये चीज़ें आपको राइट फार्मूला देती है। राइट फार्मूला मिल गया, राइट डायरेक्शन मिल गई, और थोड़ी सी अगर आपने उस पर प्रैक्टिस डाल दी तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। करेक्ट। इसके कितने लेवल होते हैं वैदिक मैथ्स के, और कितने टाइम में सीखा जा सकता है इसको? जहाँ तक बात सीखने की, अगर बेसिक लेवल पे सीखना है तो ये आप मतलब 3 मंथ्स में ये चीज़ें कर सकते हैं। और जहाँ बात वैदिक मैथ को कंप्लीट सीखने की, मैं 15 साल से सीख रहा हूँ। आज से मैं मतलब A से B नहीं सीख पाया हूँ। मतलब मैं जितना डेप्थ में जाता जा रहा हूँ वो और बियॉन्ड होता जा रहा है कि मतलब मुझे लगता है कि मैं वैदिक मैथ में मैंने कुछ सीखा ही नहीं है अभी तक, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नॉर्मली जो बच्चों को सीखना है, कैलकुलेशंस वगैरह सीखनी है, तो 3 महीने में आप इतनी सीख जाएंगे कि आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट्स, क्यूबिंग, क्यूब रूट्स, फ्रैक्शंस वगैरह, कैलेंडर वगैरह, ये आपके टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है। जो अब तक इतने सालों में नहीं हुए, वो सिर्फ 3 महीने में आपके टिप्स पे हो जाएंगे। और आपकी जो किताब है वो पर्टिकुलरली किस चीज के ऊपर है? वैदिक मैथ्स वाली। हाँ, मेमोरी के ऊपर भी है वो? नहीं, अभी जो मैंने आपको जो बुक दी ये है मेमोरी के ऊपर, कि आपकी मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ टाइम में आएगी वैदिक मैथ्स के ऊपर कि आपको वो जो किताब मैंने जो ऑथेंटिक किताब बताई भारतीय कृष्ण तत्व है, वैसे तो हजारों लाखों किताबें सब कॉपी पेस्ट है, नहीं मिलेगा, वो असली चीज़ नहीं मिलेगी।
लेकिन कुछ टाइम के बाद वैदिक मैथ्स की मैंने वो आसान भाषा में एक ऐसी बुक लिखी है जो आने वाली है, तो उसको पढ़ लिया, तो फिर उसके बाद वैदिक मैथ की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। फिलहाल जो मुझे लगा अपने लिए, मैं भाई आपको बताता हूँ, मैं ना बहुत इंटेलिजेंट बंदा नहीं हूँ, ठीक है, जैसे हम दोनों ही नहीं हैं जो मैंने फील करा। बिल्कुल सच बात है ना, सही बात है। बट मेहनती बहुत है, इसलिए हम एक इंटेलिजेंट बंदे को भी पीछे कर सकते हैं। हाँ। और मेरा नेचर है वॉरियर। अगर सामने 1000 लोग खड़े हैं और मेरे दोनों हाथों में तलवार है तो मैं कूद जाऊंगा, और मुझे इतना पता है मैं सबको मार भी दूंगा। मेरा नेचर ऐसा है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। मुझे हमेशा अपनी लाइफ में चाहिए होता है मेंटोर। मुझे बताओ क्या करना है, छत से नीचे कूदना है, कौन सी 5वीं मंजिल से कूदना है, मैं कूद जाऊंगा। चोट कितनी लगेगी, क्या होगा, मैं नहीं सोचता। माइंडसेट एकदम वॉरियर वाला, कर दो, बस बताओ मुझे करना क्या है, मैं करके लाके दूंगा कैसे भी। अब मुझे एक चीज जाननी है, आपके मेंटर क्या है और आपका माइंडसेट क्या है? भाई मेरा जो मेंटर, जब मैंने मेमोरी के बारे में सीखना शुरू किया था, ये बुक्स वगैरह के बारे में, तो इंडियन जितने भी ऑथर्स हैं ना, उन्होंने मेमोरी के बारे में वो बातें नहीं लिखी जो जैसे आजकल के ऑथर्स हैं। तो मैंने जो ऑथेंटिक जो मेमोरी की नॉलेज मिली मुझे, वो मिली डोमिनिक ओब्रायन से। डोमिनिक ओब्रायन मतलब उनकी आप बुक्स देखिए, आप उनकी बातें देखिए, या आप उनकी मेमोरी देखिए, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं ना। दूसरा है टोनी भुजान। टोनी भुजान को मैंने बहुत पढ़ा है, डोमिनिक ओब्रायन को मैंने बहुत पढ़ा है। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई ट्रेनर नहीं है, ऐसा कोई ऑथर नहीं है जिसने मेमोरी पे सच में कोई अच्छी चीज़ें लिखी हो। तो अगर उनकी बुक बच्चे पढ़ना चाहें तो मैं तो उनको फॉलो करता हूँ, और काफ़ी टाइम से फॉलो करता आया हूँ। किताबें, इसका मतलब आपका सहारा है, मेन मेंटर किताबें आपकी? हजारों किताबें भाई। आप मेरे घर पे आएंगे तो मेमोरी की आपको मतलब ऐसी कोई बुक नहीं होगी जो मेरे पास नहीं हो। वैसे तो होती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक जो अच्छी बुक है, मतलब मेमोरी की 600+ बुक्स मेरे पास होंगी। एक किताब मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी जो मैंने आज तक नहीं पढ़ी, लिमिटलेस करके है। लिमिटलेस करके जिम क्विक की, वो कैसी है? बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं जिम क्विक। अच्छा। और मेमोरी पे बहुत अच्छे पॉडकास्ट भी देते हैं। अच्छा। और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा, एक तो आपकी किताब पढ़ूंगा और एक जिम क्विक की किताब बहुत जल्दी से जल्दी पढ़ूंगा। उस बुक को आप जरूर पढ़ें। श्योर। और एक और चीज़ है, मेरे पापा सुबह उठे, मेन डोर जो है वो बड़ी चाबी से खुलता है, तो चाबी रख के कहीं भूल गए बाथरूम में, पता नहीं कि बाथरूम में कैसे पहुंची। उन्होंने मेरे से बोला कि तूने ही खोई होगी, तो सुबह जिम जाता है तो तू लेके गया हो, तूने ही खोई होगी। अब मुझे समझ में आता है ये होता क्यों है, ये हुआ क्यों, पता है क्यों हुआ? क्योंकि रात को सोने से पहले फ़ोन चलाता है, हज़ारों रील्स देखता है, और अगर इंसान काम भी कर रहा है तो फ़ोन में चलते हुए काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग हो गया, तो ध्यान ही नहीं है जो चीज़ कर रहे हैं, तो पता कैसे रहेगा? बचपन में ध्यान रहता था ये चीज़ यहाँ गिरी थी तो यहाँ कोई है। भाई ये जो एंड्रॉयड है या ये जो जितने फ़ोन से, ये कितने टाइम से आए? आप देखिए ना, आप बचपन में या मैं था, हमारे पास कहाँ फ़ोन होते थे, कुछ नहीं होता था हमारे पास में। लेकिन इन्होंने हमारे माइंड को इतना ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया है, मतलब हम 10 मिनट भी बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। ठीक है, अब मैं सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को फ़ोन से दूर रखता हूँ। मैं अपनी फैमिली में भी, अपने बच्चों को भी, ठीक है हमारा काम फ़ोन से होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम फ़ोन से दूर रहें, क्योंकि इसमें जो रील्स होते हैं ना, ये एडिक्शन है, ये खराब कर देंगे आपके फ्यूचर को और हर चीज़ को। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, मेमोरी खराब कर देंगे, मेमोरी खराब कर देंगे आपकी। रात को सोने से पहले लोग फ़ोन चलाते, मज़ा आ रहा है रील देखिए, और फ़ोन रखा सो गए। ये इस तरीके से है, जय शेट्टी ने बोला था, पता नहीं किसने बोला था, कि जब आप रात को फ़ोन चलाते हो, इतनी सारी रील्स देखते हो, वो ऐसा होता है सुबह उठे तो 100 लोग आपके सामने खड़े हैं। मतलब इतना कचरा हम अपने दिमाग में भर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी का कचरा हो जाएगा। और मैंने ये चीज़ अभी रिसेंटली फील करी। हमारा कैलेंडर है, एक बार उठाना जरा भाई। मैं फ़ोन बहुत चला रहा था, एक ऑफर को बनाने के लिए, जो हमारा ये बड़ा वाला प्रोडक्ट है, हम इसको बनाने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। जनवरी में हमने सोचा था कि हम बैकएंड मास्टरमाइंड लॉन्च कर देंगे, कुछ बीच में प्रॉब्लम हुई, नहीं कर पाए। थोड़ी देर काम करा, फ़ोन चलाना स्टार्ट किया। मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने अपना वॉच टाइम देखा कि स्क्रीन टाइम कितना 3 घंटे का आ रहा है। फिर एक दिन संडे था, मैंने कहा दबा के फ़ोन चलाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मैंने देखा 7 घंटे मैं फ़ोन पे अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ, कैसे दूसरी सारी चीज़ें करूँगा। और मैं इतना बेवकूफ़ फील कर रहा था कि कितना गधा है तू, कि तू इतने कीमती समय अपना बर्बाद कर रहा है। सही बात है। मेरा फ़ोन ऑफ रहता है,
अब ये चीज करने के बाद मैंने जानबूझ के 7-8 घंटे फोन चलाया, और अब मुझे पता लग गया कि मुझे इसको ऑफ रखना है। मैंने जानबूझ के उस दिन चलाया था कि लिमिट पार करूंगा अपनी। हाँ, मैंने वो चीज करने के बाद अगर आप देखोगे इस महीने मैंने बहुत काम करा, लिखा और काम काटा, लिखा और काम काटा। मैं ये चीज वेरी नाइस भाई। और इसमें सिर्फ मल्टीटास्किंग नहीं है कुछ भी। जो काम करा, जो मेरा 12 लाख का प्रोडक्ट है मास्टरमाइंड, जो ट्रेनिंग में देता हूं, उसको मैंने 1 हफ्ते के अंदर बना भी दिया और लॉन्च भी कर दिया। कमाल कमाल कमाल। कुछ सुपर पावर नहीं है कार्तिक, ये लो, सुपर पावर नहीं है, बट ये है कि जब आप एक काम करते हो तो आप पूरी शिद्दत से करते हो, तो आपको पता है कहाँ कमी है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। एक काम को करते हो, एक विजन को लेके चलते हो। दूसरा, ब्रेन के जो रूल्स रेगुलेशन, आप सिंपल देखिए भाई, ये अपना स्टूडियो है। आप ये बताइए यहाँ के अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन है या नहीं, कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको मैंने फॉलो किया तो मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ। मेरी ब्रदर से बात हो रही थी, मतलब पूरा का पूरा हम प्रोसेस फॉलो कर रहे थे। जब एक स्टूडियो के रूल्स रेगुलेशन होते हैं तो क्या एक ब्रेन के रूल्स रेगुलेशन नहीं होते होंगे? तो अगर बस यही है कि हमें सब कुछ तो पता, लेकिन हमारा ब्रेन कैसे काम करता है वो चीज़ें नहीं पता। तो ब्रेन के लिए वो जो 3 चीज़ें मैंने बताई, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग, इन 3 चीज़ों को अगर हमने यूज करना शुरू किया तो हमारी ब्रेन काम करना शुरू करेगा और हमारी मेमोरी काम करना शुरू कर देगी। ठीक है। एक होता है माइंडसेट, एक होता है विजुअलाइजेशन। माइंडसेट कि मुझे ये चीज़ करनी है, एक होता है उसको विजुअलाइज भी करना। विराट कोहली, वो जब भी स्टेडियम में उतरते हैं, शायद उनकी सेंचुरी भी इतनी ज़्यादा है, वो विजुअलाइज करते हैं मैं चौके छक्के मार रहा हूँ, मैं 100 मार रहा हूँ, मैं अपना बैट खड़ा कर रहा हूँ, हेलमेट खड़ा कर रहा हूँ। इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? माइंडसेट है कि मैं दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ, ऐसे मैं अपने आप को समझता हूँ, मैं दुनिया का नंबर 1 कंसल्टेंट हूँ, और मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं जाना चाहूँगा, अरे ये तो धैर्य यार, इससे मिलना है, बात करनी है। मैं वो सारी चीज़ें विजुअलाइज भी करता हूँ। जो अभी हमने रिसेंटली इवेंट किया था, वहाँ पे बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैं हमेशा से अपने आप को विजुअलाइज करता था। ये बात स्टार्ट हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, ये इमेजिनेशन वाली बात। हम यूपी में रहते हैं, कावड़ चलते हैं यहाँ पे, है ना, तो छुट्टियाँ हो जाती थी स्कूल की, और मैं 20 सड़क पे जाके ना इमेजिन करता था ये सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए हैं, सब मुझे देखने के लिए आए, जैसे शाहरुख खान करते थे। सही बात है। तो मैं वही चीज़ करता था, कांवड़। एक दिन मैंने अपने आप को स्टेडियम में पाया, और एक्चुअल में वो लोग मुझे देखने के लिए आते हैं। इस स्टेडियम में कितने 15-20 हज़ार लोग इवेंट के अंदर थे। वहाँ मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी, बहुत सारे लोग आए। जय, ये बात रियल है कि नहीं है? जब मैं कांवड़ में जाता तो मैं बोलता था कि यार ऐसा होगा एक दिन, जय देख लेना। मैंने ये बात इसको बोली थी, ये बचपन का दोस्त है मेरा, मेरे साथ ही है बहुत, क्योंकि मेजर कंपनी का ध्यान यही रखता है। अच्छा, सारी चीज़ें देखना कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वीडियोस का जितना भी कमाल है सब इनका। भाई आप कमाल कर रहे हो, मतलब इतने अच्छे जो पॉडकास्ट बना रहे हो, या इतनी ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हो ना। मैं आपको काफ़ी टाइम से, मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ, लेकिन उसमें आपको मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से देख रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू भाई, मुझे सुन के बहुत गर्व फील हो रहा है कि हिम्मत भरद्वाज हमें देखते हैं, ये हमारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। बहुत मोटिवेशन मिला है इस चीज़ से, जो आपने बोली है बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। एंड एक और चीज़ मुझे जाननी है भाई, कि कोई ऐसी टिप देना चाहते हो, मतलब जितना भी आपने 15 साल हो गए आपको काम करते, कितना? हाँ, 15 साल। कोई भी अपने एक्सपीरियंस से आप कोई शेयर करना चाहते हो ऑडियंस के लिए, कि वो सक्सेस को, मेमोरी को, या किसी भी चीज़ को, जो भी आपका एक्सपीरियंस है 15 सालों में, वो कैसा निकल के आया, वो कुछ एडवाइस देना चाहते हो अगर? भाई अगर मैं बात करूं कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूं, कि आप किसी भी फील्ड में या कुछ भी कर रहे हैं, आप अपनी 2 चीज़ों पे ज़रूर काम कर लीजिए। उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। आप अपने आप को मतलब है ना हमेशा एक्टिव महसूस करोगे। वही आपकी मेमोरी पे काम करो। मेमोरी पे काम करने के लिए वो 3 प्रिंसिपल मैंने बताए, कि चीज़ों को रिलेट करना शुरू करो, चीज़ों को इमेजिन करना शुरू करो, और उसमें कुछ इमोशंस डालना शुरू करो। दूसरा, वैदिक मैथ्स, कैलकुलेशन। भले ही आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन वो कैलकुलेशन जब आप माइंड से करने लग जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त हाई जाएगा। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अपने इम्प्रूव कर लोगे ना, तो लाइफ में मतलब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आप मार नहीं खाएंगे। करेक्ट। मैंने एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत सारे लिखे थे, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं पूछा। पता है क्यों? क्योंकि एक ब्रो वाली कॉन्वर्सेशन चल रही है। मुझे भी लग रहा है। मैंने कुछ नहीं पूछा इसमें से। मैंने डायरी की तरफ देखा है,
मैं सोच रहा हूँ कि और क्या पूछूं, लेकिन मेरा कन्वर्सेशन ऐसा हो गया है कि मुझे इसमें से नहीं पूछना, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं इसमें से अब आपसे कुछ पूछूं। एंड आपने बहुत उम्दा आंसर दिया चीज़ों के, एंड इससे पर्सनली मुझे ये और पता लग गया कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना अपने बिजनेस के लिए, अपने लिए क्या करना, इवन अपने क्लाइंट्स के लिए क्या करना, अपनी खुशी के लिए क्या करना, अपनी टीम के लिए क्या करना है। भाई आई एम ब्लेस्ड कि आप यहाँ पे आए, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी वैल्यू दी है। एंड डेफिनेटली हम और पॉडकास्ट करने वाला है, इसके बाद मैं आपको दोबारा भी इनवाइट करूँगा। हाँ ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें हम और चीज़ें जैसे मेमोरी पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, तब तक वैदिक मैथ्स की बुक भी आ जाएगी। बस भाई सिर्फ एक विजन बन गया है, और वो तो करके ही रहना कि हर बच्चे तक ये जो सुसाइड का जो रेट है ना, ये कम करना है अपने को। मतलब हमारे जैसे हिम्मत, मतलब लाखों हिम्मत भारद्वाज पैदा करना है कि जो मतलब वो जो बच्चे हंसते खेलते घर जाएं, हंसते खेलते चीज़ें करें, है ना। आज के दिन जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ या स्कूल में जो बच्चे दूसरे स्कूलों के बच्चों को उन पर इतना प्रेशर है, अगर मैं उनका थोड़ा सा भी प्रेशर कम कर पाए इन चीज़ों की वजह से, जो पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं मतलब अपने आप को बड़ा लकी मानूंगा। और इस प्लेटफॉर्म पे मतलब इतना ज़बरदस्त आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है, अब लाखों बच्चों तक ये बातें पहुँचेंगी। हो सकता है इस पॉडकास्ट से कम एक अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई ना, पता तो चल गया कि वैदिक मैथ होता क्या है, मेमोरी होती क्या है। यूट्यूब है, गूगल, अब बच्चे खुद सर्च करेंगे। जब मैं खुद सर्च करके चीज़ें सीख सकता हूँ, तो अब तो और बच्चे जो है ना, तो आपने मुझे बुलाया, ये प्लेटफॉर्म दिया, मतलब मैं भी मतलब दिल से आपका थैंक्स करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी समय से मैं आपको मतलब मिलना भी चाह रहा था, और काफ़ी समय से मैं इमेजिन भी कर रहा था कि मैं धैर्य भाई से गले मिल रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम से। भाई बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने में। मैं पॉडकास्ट तो क्या ही बोलूँ इसको, मैं बोलूँगा बातचीत हमने जो करी है वो बहुत फ्रूटफुल रही है, बहुत दिल से की है, और जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर, थैंक यू भाई। मुझे तो मज़ा तो मुझे बहुत आया, और मैं तो क्वेश्चन देखे ही नहीं एक्चुअली में बताऊँ। कितने देर का हुआ है? 1 घंटे 20 मिनट का बहुत है यार, फिर भी 1 घंटे 20 मिनट का। मैंने बहुत जेनरिक क्वेश्चन है ना, तगड़ा बनाया ना। अरे मतलब मैं सच में मुझे लग रहा था कि मैं पॉडकास्ट कर नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं जब पापा की बात मैं वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाता, क्योंकि अभी फादर क्या रिसेंट है ना, एक्सपायर हो गए हैं, और मैं वो चीज़ें जब याद करता हूँ तो मैं मतलब जबान वैसे कभी नहीं लटकाता, लेकिन जब वो चीज़ इंसिडेंट्स याद होते हैं ना, फिर नहीं हो पाता है। और एक और चीज़ भाई, मेरा जो स्ट्रोक, पता क्यों मेरा जो स्ट्रोक हुआ, जो स्ट्रोक में मैं रोने लग गया, मतलब मैं जो स्ट्रोक दे ही नहीं पाया, मैं जो स्ट्रोक ही नहीं दे पाया। मतलब मैं भाई मैं दहाड़ता हूँ, मतलब मेरी आवाज़, मैं तो यहाँ बहुत प्यार से, मैं मतलब हज़ारों बंदों के सामने सेमिनार करता हूँ, मैं कभी नहीं, लेकिन जब वो कहानी आती है ना आपकी, वो फेलियर्स आते हैं, क्या क्या हुआ, तो वो अभी जो स्टॉक वालों ने दोबारा वो बोला कि भाई आ जाओ दोबारा करके जाओ, यार मैं अपनी कहानी शायद नहीं बता पाऊंगा भाई। पता है, एक आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट कि वो आपकी मेमोरी उसमें भी मदद कर रहा है। हाँ। और दूसरा, आपके पापा आज आपसे बहुत प्राउड फील करेंगे, जहाँ पे भी अगर वो देख रहे हैं तो ही इज़ लाइक कि ब्लेस्ड, ये मेरा बेटा है। मैं उनके लिए जीता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उनके लिए, मैं पहले भी उनके लिए जीता था, मतलब मैं जब तक गांव में था तब तक मैं कह सकता हूँ कि नहीं था, लेकिन जिस दिन वो घटना घटी थी और मेरी वजह से जब उनको ये होगा था ना कि हाँ मेरी वजह से उन्होंने मतलब डाउन करना सीखा था। एक इंसान सब कुछ छोड़ देता आपके लिए, वो सिर्फ फादर ही कर सकता। मेरे पिताजी तो आर्मी में थे, उनकी अच्छी पेंशन आ रही थी, गांव में खेती थी, गाय भैंस रखते थे, खूब अच्छा कमा रहे थे, वो मतलब लाइफ को मस्त एंजॉय कर सकते थे। मेरे लिए सब कुछ छोड़ के गुड़गांव में जाके सिक्योरिटी गार्ड बने हैं वो, कि भाई ठीक है अब तो मुझे यहाँ से कहाँ लेके जाएगा। लेकिन वो जब वो रोल ऑफ ऑनर के बाद मैंने कभी उनका गर्दन झुकने नहीं दी। तो अभी मेरे पापा मेरे 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड देख के गए हैं, मेरे सारे स्कूल देख के गए हैं, वो न्यूज़पेपर वो सब कुछ देख के गए हैं, कि फाइनली मेरे हाथ में जब उन्होंने मतलब अपना लास्ट सांस लिया तो कुछ दिन पहले कह रहे थे, बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। जो आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं बोला, लेकिन मुझे बस ये रिग्रेट फील होता है कि मुझे बहुत कुछ दिखाना था अभी उनको। आपने दिखा दिया उन्हें भाई। आप सोचो ना, आपके पास क्या था, आप फेल हो रहे थे पहले, आपके पापा आपसे नाराज थे। पता है सबसे बढ़िया बात है कि आप एक बहुत अच्छे बेटे भी हो, एक्चुअली में बहुत अच्छे बेटे भी हो, क्योंकि आपने जो भी कुछ करा है आज तक अपने पापा को सोच के करा है, पापा के लिए करना, और अब भी करना, अब भी उनके लिए करना।
बस करता हूँ जो मेरा मुझे लगता है कि इस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ वो करता हूँ, लेकिन करता पापा के लिए। मेरा उल्टा है यहाँ पे। मैं ये चीज़ पढ़ी है मैंने कहीं, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहाँ पढ़ी है, कि 2 तरह के लोग सक्सेसफुल होते हैं। जो एक अपने मम्मी पापा को कुछ प्रूव करना चाहते हैं वो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और एक वो जो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। मैं ना सुनने वालों में, सो मेरे मम्मी पापा कहते थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मैं कहा नहीं पढ़ना। मैंने आज तक अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है। मैं क्रिकेट खेला नेशनल लेवल तक, बास्केटबॉल खेली, एक्टिंग करा, बेस्ट एक्टर को अवार्ड भी मिला, एंड थिएटर में भी मैं बहुत अच्छा था, मॉडलिंग करी, एक्टिंग करी, पता नहीं ना जाने कितनी चीज़ें ट्राई करी, मुझे भी ध्यान नहीं है। जब जाके मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता लगा, चीज़ें करके ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे रोका भी नहीं कभी कि ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, क्योंकि मेरा बड़ा भाई इंटेलिजेंट था, वो तो सारी चीज़ें कर ही रहा था अपनी लाइफ में। मतलब वही 80-90% वाले जो बच्चे होते हैं वो वैसा था, और मैं बिल्कुल उससे अपोजिट था। मुझे जो करना था मुझे वो करना था। मुझे ध्यान है 8th क्लास में मेरे 40% के आसपास थे। पूरा गांव नाचा था मेरा 40% में कि 40% आ गए, पास हो गए, चलो पार्टी करते हैं। 12th क्लास का रिजल्ट आया 12th क्लास का रिजल्ट आया। 12th क्लास में जैकी भी फटी हुई थी और मेरी भी फटी हुई थी तो हमने क्या करा, इकोनॉमिक्स में हमने बहुत मेहनत करी थी, दिन रात बैठ के। मतलब हमने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, हमने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। मतलब जय कितनी इकोनॉमिक्स में हमने कितनी मेहनत करी थी, हमने नाइट स्टे करा था पढ़ने के लिए। हम सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में पास नहीं हुए। भाई साहब के 4 नंबर आए लेकिन मुझे खुशी इस बात के मेरे 9 नंबर थे और किस्सा था रिजल्ट वाले दिन का। रिजल्ट में क्या हुआ कि रिजल्ट वाले दिन एक निशांत करके है, यहाँ लड़का रहता है निशांत, उसका कॉल आया, धैर्य तू तो फेल हो गया। मैं कहा बकवास मत कर, ये बता कि मैं ओवरऑल मिला के पास हुआ या फेल हुआ, बस इतना बता दे। उसने कहा पास हो गया। अब दुनिया की कोई सी ताकत हमें रोक नहीं सकती थी। हम दोनों इतने खुश थे, उस दिन मोटरसाइकिल उठाई और पूरे मोदीपुरम में घूमा, पार्टी करी, दोस्तों से मिले, कहा अब 12th निकल गई, ना तो री एग्जाम देंगे अब ना कुछ करना है। तो ये हमारी लाइफ थी इस तरीके से, बट वही मेहनत थी ना भाई। ये जो 2 घटना घटी ना, ये दो मैं भी थोड़ा मस्ती वाला आदमी था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो 2 घटना थी ना, इन्होंने मतलब इतना ज़्यादा ये मतलब अंदर से डीएनए चेंज कर दिया। जो 2 साल का जो फेलियर का जो टैग लगा था, उसके बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाया। मतलब फिर तो मुझे पेरेंट्स के लिए जीना था कि भाई मुझे कुछ करना, मुझे कुछ, उससे पहले नहीं था। 11th क्लास तक तो ठीक है, मैं अपना नॉर्मल जैसे मैंने कहा मस्ती वाला था, लेकिन वो 2 साल थे, उन्होंने बहुत कुछ चेंज कर दिया। मेरा गाँव छूट गया था, सब कुछ छूट गया था। अब जैसे ये अपना स्कूल वगैरह इस विजन को लेके चल रहे हैं भाई। अब देखना आने वाले 5 साल में मतलब कम से कम जो हमारा विजन 15 से 20 स्कूल, बड़े स्कूल जो होगा भाई, बिल्कुल होगा, वो करेंगे। और टारगेट ये है कि ये स्कूल भी मैंने अपने दादाजी के नाम पे शुरू किया, PRS। सब कह रहे थे कि आप अपने नाम पे शुरू करो भाई, मतलब लोग आपका नाम है हिम्मत भारद्वाज, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और नहीं, मेरा नाम उनकी वजह से, ठीक है, तो उनका नाम होगा तो ठीक है, तो मैं उनके नाम से ही करता हूँ। अमेजिंग भाई। और अब 2025 में 5 किताबें का टारगेट है। जो 5 किताबें आ जाएंगी, इनसे ना बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। मतलब ये किताबें वो किताबें नहीं है जो सेल के पर्पज से, ये किताबें दिल से लिखी जा रही हैं कि भाई ठीक है, जो मेरे पास है ना वो मैं दे देता हूँ तो भी, और मेरे जाने के बाद भी कम से कम ये किताबें तो पढ़ी जाएंगी। ये जैसे आपका विजन है ना, आप बहुत फोकस्ड हो कि मुझे ये चीज़ करनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जिससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, कि मुझे अभी इंडिया का नंबर 1 मास्टरमाइंड बनाना है, और मैं चाहता हूँ कि जिनसे मैंने सीखा है, जो गुरु है, वो भी आके बोले कि धैर्य मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी करना है, मुझे ऐसा बनाना है। हाँ। तो मुझे वो चीज़ करनी है। अभी आर्या सर है ना, सच में आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। देखिए आप उनको अपने गुरु मानते हैं, लेकिन वो, मैं जो उनका जो पॉडकास्ट देख रहा था, मैंने पूरा देखा, 2 घंटे का पॉडकास्ट है, तो मतलब उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा था आप पे कि कहीं ना कहीं ये बंदा है ना मुझसे आगे, अभी नहीं है तो कुछ टाइम में निकल जाएगा। आगे तो मैं उनसे कभी निकल नहीं सकता। नहीं, वो वैसे आगे नहीं, वो कभी हम गुरु से आगे नहीं जा सकते। मैं सागर सर को अपना गुरु मानता हूँ। सागर सर जो मैंने बताया सिविल विंग्स यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मुझे ऑनलाइन के बारे में बताया था। मतलब वो कई बार मतलब हमारी डेली बातें होती हैं, तो मतलब वो ये कहते हैं कि हिम्मत आने वाले 5 साल में ना पूरे इंडिया में वैदिक मैथ्स और मेमोरी में मतलब जो चीज़ हो पाएगी ना, मतलब जो अब तक नहीं हो, वो चीज़ें होंगी यहाँ पे। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, आपका वक्त अभी शुरू हुआ है,
एक्चुअल में बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ जो आप कर रहे हो, आपके अभी 2 स्कूल खुले, 2 स्कूल खुले। मैं कह रहा हूँ कि आप 5 साल के अंदर एक्चुअली में देखना, जो चीज़ मैं फील कर पाऊँ, मैं सामने वाले को फील कर लेता हूँ, मेरे अंदर कुछ है कि मैं पहले ही बता देता हूँ उसका आगे का भविष्य कैसा होने वाला, पता नहीं मेरे साथ कुछ है ऐसा इंटेंशन। तो मुझे इतना पता है कि आपका बहुत करियर आगे बहुत ब्राइट है, बहुत तगड़ा है। आप अपने आप को बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वगैरह हर जगह इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आप आने वाले हो वहाँ पे। एंड एक और चीज़ भाई, फ़ायदा क्या हुआ, मैं ऐसे लोगों से दोस्ती ज़रूर रखता हूँ जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, कोई मतलब नहीं है मेरा उनके साथ, बस एक कप चाय हो जाए, बैठ के बात हो जाए, दैट्स इट, वो भी बहुत है। झज्जर में हमारा एक बहुत बड़ा JD हेवन करके बहुत बड़ा होटल है, तो वहाँ पे 75 की चाय है, मैं डेली जाता हूँ सिर्फ चाय पीने। और वो चाय पीने मेरा वो धीरूभाई अंबानी की कहानी सुनी थी, लेकिन वो चाय पीना टारगेट नहीं होता। वहाँ पे क्या है, आसपास कॉर्पोरेट एरिया है, कंपनीज हैं बहुत सारी, उनके ओनर्स आते हैं, बैठते हैं, तो मैं सच में उनको ऑब्जर्व करता हूँ कि ठीक है मैं अपनी स्किल्स तो अच्छी कर ली, लेकिन अब मैं इसको उस लेवल पे कैसे लेके जाऊँगा। जैसे PW लेके गया, फिजिक्स वाला लेके गया, वो एक फिजिक्स का टीचर था, लेकिन आज उसने अपना एक यूनिकॉर्न बना दिया। तो हमने शुरू तो कर दिया अद्भुत ब्रेन के नाम से, अद्भुत ब्रेन के नाम से ये पूरा कर दिया। तो ये इसमें कोर्सेज रहने वाले, पूरा डेडिकेटेड रहेगा ब्रेन पे, कि मेमोरी हो, मैथ्स हो, स्टडी स्किल्स हो। मतलब इसमें ये नहीं कि अलग अलग कोर्सेज आएंगे, बुक्स आएंगी, उससे रिलेटेड आएंगी, या कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह आएंगे। मैं अपनी एक लैब बना रहा हूँ, जैसे कि फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लैब होती है, ऐसे मेमोरी की लैब। पर जो भी लॉन्च कर ले वो आपसे आगे नहीं निकल सकता। सेम चीज़ जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, CA वाले बहुत लोग हैं, अग्री खतरे के कंपटीशन में बहुत लोग होंगे, लेकिन वो जो कर रही है उससे आगे नहीं निकल पाए, चाहे फिजिक्स वाला हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि मुझे पता है अंदर की रियलिटी की क्या चीज़ है, कैसा है, वो सारी चीज़ें आई नो। क्योंकि कितने भी बेस्ट टीचर लेके आ जाओ आप, यू कांट डू इट मैन। जो वो कर रहा है ना वही कर सकता है वो चीज़, जिसका वो ब्रांड है। मैंने पहला वेबिनार किया था ना भाई, अभी किया था वेबिनार, हमने सोचा था 1 घंटे का, अब पढ़ाने में इतना खो गए कि मैं 4 घंटे तक पढ़ा रहा हूँ। बच्चे भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। तो जो वो 3-4 जो टीम में मेंबर बोला, सर आपने 1 घंटे का डिसाइड किया था, आप 4 घंटे तक वो पढ़ा रहे हो। यार मजा आ गया, वो पढ़ने तो क्या दिक्कत है ना भाई। मुझे एक हक तो देना ही है आपको। अरे थैंक यू। ये भी रिकॉर्ड हुआ है। आई होप आपको हमारे पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम भारत के एंटरप्रेन्योर्स को चुन चुन के अपने पॉडकास्ट पे लेके आ रहे हैं। आप किसको सुनना चाहते हो, किसको देखते हो, किसको फॉलो करते हो, अगर आप चाहते हो वो हमारे शो पे आए और हम उनसे क्वेश्चन करें, नीचे कमेंट करके बताओ आप किन को चाहते हो और उनसे हम क्या क्वेश्चन करें। एंड मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, आप जाके ये वाले 2 पॉडकास्ट देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। यहाँ देखो, मिलते हैं इस पॉडकास्ट में।